ये पास पेपर सेशंस कल जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि ये सेशंस जो हैं वो इसलिए नहीं रखे गए हैं कि आपको दोबारा से कोई टॉपिक पढ़ाया जाए। अलबत्ता ये जरूर है कि हम हर टॉपिक को इलेबोरेटेड अंदाज में पेपर करते हुए डिस्कस कर रहे हैं। और कल जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने चैट में ये कन्फेशन दिया कि पास पेपर सेशन जिस तरह हमने किया है उससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज करने में हेल्प हुई। तो कल जिस पेपर हमने किया था दैट वाज फरवरी मार्च सॉरी दैट वाज अक्टूबर नवंबर। कल जो पेपर हमने किया था वो पेपर था अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर था। ठीक है, और आज जिस पेपर को हम करेंगे ये आईजीसीएसई का पेपर है। हम दोनों पेपर्स मिला के करेंगे ताकि दोनों स्टाइल ऑफ क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएं। तो दिस इज फरवरी मार्च 2024। दिस पेपर इज फरवरी मार्च 2024, तो वन ऑफ द रीसेंट पेपर अवेलेबल ये आज हम इंशाल्लाह करने लगे हैं। और कल मैंने बताया था कि जो आप लोगों का पेपर, यानी क्योंकि हमारे पास मिक्स है बच्चे, तो जो जीसी वालों का पेपर था, जीसी या जीसीएसई वालों का, दो वो होता है 1 आवर 45 मिनट्स का। और उसका रीजन ये है कि उसमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो है ज्यादा थे। और ये 1 आवर 15 मिनट का होता है, हालांकि जो है वो दोनों के मार्क्स सेम है। दोनों के मार्क्स सेम है, इवन के दोनों की वेटेज भी सेम है। वो आपका पेपर भी 80 मार्क का है और ये पेपर भी 80 मार्क का है। तो इसलिए दोनों फ्लेवर्स का फायदा पता है क्या होता है कि मैंने ओवर द इयर्स नोटिस किया है कि आईजीसीएसई वालों के पेपर में जीसी के आए हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं और जीसी वाले पेपर में आईजीसीएसई के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना। तो खुलासा ये कि दोनों को करने से आप बड़े सेफ जोन में आ जाते हैं और इसीलिए मैं दोनों पेपर्स हमेशा कराता हूँ। ठीक है जी, तो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का पेपर। फरवरी मार्च 2024 का पेपर है। मैं एक बार फिर रिकॉल कर दूं कि पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। हम कोई कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं पढ़ रहे। तो जहां पर भी मुझे जरूरत महसूस होती है, कल भी आपने देखा मैंने डिटेल में चीजों को रिवाइज किया। और आज भी इरादा यही है कि इंशाअल्लाह ताला जहां जहां जो जो डिस्कशंस आएंगी, जो जो एहतियाती तदाबीर मैं बता सकूंगा वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, और इंशाअल्लाह जैसे जैसे आप मेरे साथ पेपर्स करते जाएंगे वैसे वैसे बेहतर होते जाएंगे। इससे पहले कि मैं पेपर स्टार्ट करूं, एक आखिरी बात, क्योंकि स्लॉट्स जो हैं वो बैक टू बैक रखे गए हैं। आज शाम में फिर दूसरा स्लॉट यूज होगा, तो यकीनन बच्चों के क्लैशेस भी आ रहे होंगे। तो जिनके क्लैशेस हैं, आपने देखा कल रात जो हमने पेपर किया वो रात के रात ही अपलोड हो गया था चैनल के ऊपर। और इसी तरह आज भी जो पेपर हम कर रहे हैं और रात में भी जो पेपर करेंगे इंशाल्लाह दोनों के दोनों पेपर जो हैं वो इंशाल्लाह बाय बाय दी लेट नाइट चैनल पे आ जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे का भी क्लैश है तो वो मेक श्योर करे कि सेम डे पर जैसे ही वो फारिग हो वो जो है वो अपनी जो है ना वो उसको देख ले सेशन को। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे बच्चे शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई वांट अ गुड पार्टिसिपेशन जैसे तो कल आप लोगों ने किया था। ओके, पहला सवाल एंजाइम्स के बारे में। कल के पेपर में एंजाइम आया था, याद है? कल के पेपर में भी एंजाइम आया था। कल के पेपर में भी हमने वो काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, है जी। तो याद रखो, हर अच्छा बच्चा क्या करता है, हर पेपर में सॉल्व किए हुए कंसेप्ट को याद रखता है। अब ये देखो, बड़ा कॉमन सवाल होता है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? और याद रखें, ये एक वर्ड एक नंबर का आंसर नहीं होता, बल्कि ये 2 मार्क का आंसर होता है। तो क्यों 2 मार्क का होता है बेटा? कैटलिस्ट का डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो हम क्या कहते हैं? दोज केमिकल एजेंट्स, एजेंट्स लिख लें, सब्सटेंस लिख लें, विच ऑल्टर स्लैश चेंज, है जी, ऑल्टर या चेंज लिख लें, या चाहें तो स्पीड अप लिख लें, द केमिकल रिएक्शन। अब जो बच्चे यहां तक लिखेंगे ना उन्हें 1 नंबर मिलेगा। जो बस इतना लिख कर छोड़ देंगे उन्हें 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने कैटलिस्ट की डेफिनेशन का एक हिस्सा लिखा कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। दूसरा दूसरा नंबर कब मिलेगा? जब आप मेंशन करेंगे विदाउट गेटिंग। आपने पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रिएक्शन को ऑल्टर तो करता है। मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि मोहल्ले की पुप्पो है, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो करता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट, कि रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होता। यानी जब आप याद करें, आपको मैंने ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने एंजाइम में देखी थी कि जैसे एंजाइम जो होता है वो भी कैटलिस्ट होता है। तो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनाता है, लेकिन जब
ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या एंजाइम खत्म हो जाता है? आंसर इज नो। एंजाइम एंड में सेट फ्री होता है। इसका मतलब है कि एंजाइम रिएक्शन में कंज्यूम, बोलो बेटा, नहीं होता। ठीक है, एंजाइम रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। विदाउट गेटिंग केमिकली चेंज इट्स नॉट करेक्ट। विदाउट गेटिंग केमिकली चेंज इज नॉट करेक्ट। ठीक है। इज माई वॉइस लैगिंग बच्चों? इज माई वॉइस लैगिंग? नो। थैंक यू। तो मेरे बच्चे, विदाउट गेटिंग गेटिंग, अजय काजी नकी जहीम, आज बहुत दिन बाद तुम मेरी लाइव क्लास में नजर आए हो मुझे। ठीक है बेटा, यहाँ सिर्फ कैटलिस्ट लिखा हुआ था, तो हमने ये अब छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सिली क्वेश्चंस ना हो, लेकिन मैं जितने जवाब दे सकता हूँ देता हूँ। सवाल ये आ गया कि कैटलिस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लिख सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि आप एंजाइम को डिफाइन नहीं कर रहे। आप किसको डिफाइन कर रहे हो? कैटलिस्ट को। आप एंजाइम को डिफाइन नहीं कर रहे, आप किसको डिफाइन कर रहे हो? कैटलिस्ट को। तो कैटलिस्ट कुड बी एनी मॉलिक्यूल, इसलिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लिखना नहीं है आपने। ठीक है, फरहाम आप आए थे बेटा। क्लियर है? यहाँ एंजाइम की डेफिनेशन क्लियर है। पहला मार्क आपको मिलेगा इतनी बात का, और दूसरा मार्क आपको मिलेगा विदाउट गेटिंग कंज्यूम का। अगर आप विदाउट गेटिंग कंज्यूम वाली बात मेंशन नहीं कर रहे हैं, यू विल ओनली स्कोर अप 1 मार्क। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है, दो शब्दों में स्पीड ऑफ द रिएक्शन, बस इतना लिख देते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो एक ऐसा सवाल जिसमें आप 2 आउट ऑफ 2 ले सकते थे, आपने सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में एक नंबर कटवा दिया। इज दैट क्लियर एवरीबडी? बेटा डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट तो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना। कैटलिस्ट इज एनी मटेरियल जो कि स्पीड अप करे, और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की चीजों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिएक्शंस को, अब अगर आप लैब में खड़े होकर एक रिएक्शन करा के उसमें कैटलिस्ट डाल रहे हो, हेबर प्रोसेस करा रहे हो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस करा रहे हो, तो उसमें अरीबा साकिब जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं आयरन का, क्या मैं इसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह सकता हूँ? बोलो कंजा याया, क्या मैं इसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह सकता हूँ? नहीं कह सकता ना। तो बच्चा सवाल पूछ रहा है, सर कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में क्या फर्क है? तो भाई बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेच्योरिटी पैदा करो। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, स्टेट द नेम ऑफ केमिकल एलिमेंट्स फाउंड इन ऑल प्रोटीन। कल कौन सा आया था? कार्बोहाइड्रेट आया था, देख रहे हो। हालांकि कल वाला एयर 2023 था, ये 2024 है। तो अब देखो मैं जो समझा रहा हूँ कि आईजीसीएससी के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अक्सर जीसी में रिपीट होते हैं, और जीसी वाले आईजीसीएससी में रिपीट हो जाते हैं। इसलिए जब मैं तुम लोग को फरवरी मार्च 2025 का पेपर कराऊंगा ना, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा, जिससे तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा? नेम्स आपने लिखने हैं, तो आप नेम्स लिख दें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड, यस प्लीज, नाइट्रोजन। अब मजे की बात बताऊं, इसमें ये 3 वर्ड लिखने का 1 मार्क है, और ये लिखने का 1 मार्क है, क्योंकि नाइट्रोजन डिफरेंशिएट करता है। नाइट्रोजन के बगैर जो है वो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो लिपिड में भी होते हैं कि नहीं होते? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में भी होते हैं कि नहीं होते? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिखने का 1 मार्क है, और नाइट्रोजन लिखने का 1 मार्क है। तो अगर आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों लिखा तो 1 नंबर मिलेगा, और फिर नाइट्रोजन लिखेंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा। अभी गुड टू गो बेटा, आगे चलते जाए, यस और नो? चले आगे भाई, जल्दी नहीं बोलते हो, चलो। ओके। लाइपेज इज, मेरे ख्याल बहुत बेसिक ग्राफ आ गया। लाइपेज इज एन एंजाइम फाउंड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फिगर 1.1 shows the effect of the pH on the percentage activity of the lipase. Okay, describe and explain। बेटा मैं एटीपी पढ़ाते हुए बता चुका हूँ, कमांड क्या है बेटा? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। तो मालूम हुआ कि ग्राफ को आपने विद रेफरेंस टू फिगर भी बताना है और लॉजिक भी देनी है, यस और नो? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन में यही मतलब होता है ना, काजी नकी सही। तो डिस्क्राइब मतलब आपने ट्रेंड भी बताने हैं विद रेफरेंस टू फिगर, और एक्सप्लेन का मतलब आपने लॉजिक भी देनी है। तो आए देखते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंज इन द परसेंटेज एक्टिविटी ऑफ लाइपेज। परसेंटेज एक्टिविटी ऑफ लाइपेज में जो चेंज हो रहा है उसे जो है वो आपने बताना है। तो पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है बेटा, जल्दी जल्दी देखें। डिस्क्राइब में देखें, डिस्क्राइब में आप देखें, ये pH 3 है, ये 4 है, तो ये pH क्या होगी? व्हाट इज दिस pH? This would be 3.8 I guess, yes or no? स्टार्टिंग 3.8 होगी, yes or no? yes। और यहां पर आप देखें तो ये तकरीबन 10.2 होगी। तो आप ये पहला एक्सप्लेनेशन क्या नजर आ रहा है ग्राफ में, कि जो एक्टिविटी है, परसेंटेज एक्टिविटी, ये 3.8 से पहले भी जीरो है। इतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए बेटा ली, अगर 3.8 से पहले भी जीरो है, और 10.2 के, यानी 3.8 पर भी जीरो है और उससे पहले भी, और 10.2 और उसके आगे जीरो है, यस और नो?
पहली एक्सप्लेनेशन ये क्लियर होती है, ठीक है जी। दूसरा दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि 4 से लेकर 3.8 के बाद से लेकर कहां तक, 7 तक जो है वो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है और शार्पली बढ़ रही है, ऐसा नो? ये शार्प इंक्रीज है, ग्रेजुअल इंक्रीज है बेटा, बोलो। कल भी मैंने बताया था कि पहले सवाल को पूरा एनालाइज कर लोगे फिर आंसर लिखोगे। सबसे बड़ा मिस्टेक ओ लेवल्स के बच्चों को, दो दो तरह के कीड़े हैं। पहला कीड़ा जल्दबाजी, और दूसरा कीड़ा कि सवाल का जवाब पहले प्लान नहीं करेंगे, लिखना पहले शुरू कर देंगे। दिस इज नॉट ग्रेजुअल इंक्रीज, दिस इज अ शार्प इंक्रीज। तो आपको शार्प इंक्रीज नजर आ रहा है आफ्टर 4 to 7, और 7 पे मैक्सिमम एक्टिविटी है। अब मुझे बताओ इसकी एक्सप्लेनेशन बताओ कि जब 7 पर मैक्सिमम एक्टिविटी क्यों हो रही है, पीएच है, तो उसका मतलब है ये ऑप्टिमम पीएच है, इस पर मैक्सिमम जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही हो। लेकिन 7 के बाद क्या नजर आ रहा है आपको? क्या 7 के बाद स्टीपर डिक्रीज है या सोनो? क्या 7 के बाद स्टीपर डिक्रीज है? बिल्कुल है। और क्यों हो रहा है? तो जैसे जैसे पीएच चेंज हो रही है, एंजाइम की एक्टिव साइट की चेंज, बोलो बेटा, पीएच चेंज करने से क्या होता है? एक्टिव साइट की शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और जब एक्टिव साइट की शेप चेंज हो रही होती है तो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है वो कम होते होते जीरो हो जाती है, और इसीलिए एंजाइम एक्टिविटी जो है जीरो हो जाती है। एंजाइम वेरी गुड क्या कर जाता है बच्चों? डी नेचर कर जाता है। इज एवरीथिंग क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? चलो अब इसी बात को लिखूंगा, देखो कितने मार्क्स हैं। ओए होए, तो बड़ा सवाल है भाई। मैंने तो वैसे ही समझा, देखो सवाल में इतना कंटेंट है, 6 नंबर का सवाल है। तो 6 नंबर का सवाल है तो मेरे भाई इनफ कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, और ये मुफ्त के नंबर है। तो पहले मैं जरा बता देता हूँ, चलो लिखते हैं, बिस्मिल्लाह करके लिखते हैं जो बताया मैंने। एट पीएच 3.8 एंड 10.2 परसेंटेज एक्टिविटी ऑफ लाइपेज इज जीरो। ये पहला पॉइंट आ गया। देयर इज अ sharp increase in the activity of lipase from, बोलो, pH 4 to 7, where 7 at 7, मैंने कल बताया था, आप इसको इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हो। एट 7 lipase display maximum activity as, अब एक्सप्लेनेशन में, as enzymes are colliding effectively with substrate, forming more enzyme substrate complex, leading to optimum activity. Here, there is a sharp decrease in percentage activity after pH 7, as change in pH is causing the shape of active site to change. Therefore, less, therefore, gradually less and then no substrate will bind or will fit into active site, which leads to decrease and then no activity. That is
डीनेचुरेशन। अब आप देखिए मैंने कितने तफसील से लिखा है, हर एक बात याद रखो मेरे बच्चे। द मंत्रा ऑफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 6 मार्क इज टू राइट वट एवर यू नो, इज टू राइट वट एवर यू नो। आपको उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो बातें पता है, जस्ट टेक योर टाइम, जस्ट टेक 5 seconds टू थिंक, अरेंज ऑल दैट इंफॉर्मेशन एंड देन सिंपली राइट दैट इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको ग्राफ को डिस्क्राइब किया कि भाई जीरो एक्टिविटी कहां पर है, फिर इंक्रीज कहां आ रहा है, डिक्रीज कहां आ रहा है, विद एक्सप्लेनेशन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एब्सोल्युटली, यस और नो? चलो गुड हो गया। Should we write 2 paragraphs, one for description and one for explanation? You can write either way. बेहतर ये होता है कि जिसका आपने जिस बेहतर तरीका ये होता है कि आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जिसको डिस्क्राइब किया उसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ दे दो। ठीक है? नहीं मेरे बच्चे, ये आपके पास शार्प इंक्रीज की डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन है, और ये शार्प डिक्रीज की डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन है। ठीक है? आपने तो एग्जाम में एक ही पेन से करना है बेटा, अलग अलग से थोड़ी करना है। चलो आगे चलते हैं। पीएच 7 से पहले डी नेचर होगा? नहीं बेटा, क्यों डी नेचर होगा? पीएच 7 से पहले क्यों डी नेचर होगा? वो तो एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। चले जी, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजाइम ही चल रहा है भाई, बड़ा ठीक ठाक एंजाइम आया गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अरीबा कंजा। क्या लिखा हुआ है भाई? कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। और यहाँ पर इसका कोई सबस्ट्रेट लिखना है और यहाँ प्रोडक्ट लिखना है। तो लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करता है गाइस एंड गर्ल्स? लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करता है? लिपिड्स को, फैट्स को, ऑयल्स को। तो यू कैन राइट एनीथिंग हियर, you can write lipids, you can write fats, you can write oils, whatever you want, and then it breaks down into them into, yes please, fatty acids and बोलो बेटा ग्लिसरोल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल, तो मुफ्त के नंबर है ये। ओके आखिरी सवाल आ गया, क्वेश्चन पहला खत्म होने वाला है। लाइपेज एक्ट्स इन द ड्यूडेनम। लाइपेज एक्ट्स इन द ड्यूडेनम बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेशन हो गया। ठीक है? लाइपेज याद है, पेनक्रियाटिक लाइपेज आता है। ठीक है ना? एक्सप्लेन हाउ द बॉडी प्रोवाइड्स सुटेबल पीएच फॉर द लाइपेज एक्टिविटी। मुझे बताएं लाइपेज की एक्टिविटी के लिए अभी हमने देखा कि हमें ऑलमोस्ट न्यूट्रल टाइप की पीएच चाहिए होती है ना? ऑलवेज न्यूट्रल पीएच चाहिए होती है, जो ग्राफ में हमें दिखाया है। तो बेटा आपको मालूम है कि जब ड्यूडेनम में खाना पहुंचता है तो वो एसिडिक होता है, यस और नो? वो खाना क्या होता है बेटा? एसिडिक होता है। तो क्या एसिडिक पीएच पर लाइपेज काम कर सकता था? आंसर इज नो। उसकी एक्टिविटी मजेदार तरीके से नहीं होती। तो हम क्या देखते हैं कि भाई 3 नंबर में हमें बताना है कि लाइपेज की एक्टिविटी अच्छे से हो जाए, इसके लिए बॉडी क्या करती है। तो बेटा डू यू ऑल नो कि जो एसिडिक काइल आता है उसके ऊपर कौन आता है? लिवर क्या बनाता है बेटा? बाइल। बाइल जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और फिर हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट से वो बाइल आके, जो कि एक अल्कलाइन मिक्सचर है, कहाँ मिक्स होता है? ड्यूडेनम में। और जब ड्यूडेनम में आके मिक्स होता है तो वो बाइल में, जो आपके काइल में एसिडिटी है, जो कंटेंट में एसिडिटी है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और पीएच प्रोवाइड करता है सुटेबल फॉर लाइपेज एक्टिविटी। यस और नो? यही पढ़ा है बच्चों। मीर अहमद अबिया कोई नई चीज तो नहीं पढ़ा रहा? दोबारा याद करो, ये क्लास में पढ़ा हुआ है ना बेटा, कि जो लिवर होता है दैट सिक्रीट्स बाइल, और बाइल पहले जमा होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। हाउ पता है? पूरा बताना है। अब यहां से फिर बाइल डक्ट, क्या पढ़ा था हमने? बाइल डक्ट। और यहाँ होता है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज से आती है पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये आकर कहाँ ड्रेन करता था बेटा? ड्यूडेनम में। ये एसिडिक कंटेंट आ रहा है, यहाँ से बाइल आ रही है, जो कि स्ट्रांगली क्या होती है बेटा? स्ट्रांगली क्या होती है? अल्कलाइन इन नेचर होती है। तो ये जो बाइल है और ये सॉरी, ये जो कंटेंट है ये क्या था? एसिडिक था, क्योंकि ये स्टमक से आ रहा है, एचसीएल की वजह से आ रहा है। तो बेटा बाइल क्या करती है? एचसीएल की एसिडिटी को बोलो न्यूट्रलाइज कर देती है। यस और नो? बेटा पेनक्रियाटिक जूस इतना बेसिक नहीं होता कि वो एसिडिटी को डील कर पाए। ये तो देखो शायद मैं मुसलसल नोटिस कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी में भी तुम्हारे सिलेबस की लर्निंग में कुछ मसले हैं। अपनी उन मसलों को बेटा ठीक करो। ये तो सीधी सीधी बातें हैं। मेरे ख्याल है आपने पढ़ने में कहीं गलतियां की, यानी क्लैरिटी से नहीं पढ़ाया आपने। क्लैरिटी अगर पढ़ी होगी तो फिर तो ये सवाल ही नहीं बनता। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों वाली बात है, क्योंकि ये तो पढ़ते हुए हमने, बाइल का तो रोल ही यही होता है। बाइल का रोल ही ये होता है कि बाइल जो है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। तो दिस इज समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है? अच्छा जी, वाई लाइपेज कांट एक्ट इन एसिडिक पीएच। अरे अरे नशे नशावर शख्स,
एसिडिक पीएच अभी तो पढ़ कर आए हैं कि पीएच जब चेंज होती है तो एंजाइम्स का शेप खराब हो जाता है और एंजाइम्स काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो चले भाई, सवाल का जवाब लिखने का टाइम आ गया, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखने जा रहा हूं बेटा? लिवर सिक्रीट जूस, इनफ स्पेस दी हुई होती है, आराम से लिख सकते हैं आप, कॉल्ड बाइल विच इज कलेक्टेड, कहाँ कलेक्ट होती है बेटा? जवाब कंप्लीट कर जाना। कलेक्टेड इन गॉल ब्लैडर एंड देन वाया bile duct and then with हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रियाटिक, जो अभी समझाया बेटा वही रिवाइज करने के बाद लिख रहा हूं, डक्ट, इट ड्रेन्स इनटू डिओडेनम। हाउ था, हाउ बता रहे, इट ड्रेन्स इनटू डिओडेनम एज बाइल इज स्ट्रांगली alkaline, therefore it neutralizes the acidic pH of contents coming from stomach, thus providing suitable pH for lipase activity. Is that clear? नहीं मेरे बच्चे देखो, मैंने कल भी शायद पेपर कराते हुए बताया था कि वंस यू नो दी कॉन्सेप्ट इन करेक्ट सीक्वेंस, याद रखें। बहुत सारे बच्चों को ना एक परेशानी होती है, वो क्या करते हैं जब वो पेपर सॉल्व करे होते हैं ना, दे गो एंड लुक एट द मार्किंग स्कीम। अब वो देखते हैं कि यार मार्किंग स्कीम में थी, देखो बेटा मार्किंग स्कीम में शॉर्ट हैंड आंसर, एग्जामिनर रिपोर्ट इज डिफरेंट। एग्जामिनर रिपोर्ट जो टीचर्स को एक्सेस होता है वो एक डिटेल रिपोर्ट होती है। याद रखिए उसका एक बेसिक पैटर्न है, वंस यू आर राइटिंग अ कॉन्सेप्ट यू कैन, भाई आपको कोई वही थोड़ी नाजिल होगी, आपको मार्किंग स्कीम थोड़ी पता होगी पेपर में कि जनाब आप देखकर चेक करोगे कि ये लिखना है कि, तो तरीका ही होता है कि जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, जस्ट एनालाइज द क्वेश्चन एंड जस्ट राइट इन इज द बेस्ट पॉसिबल टेक्निकल मैनर। तो जब आप ऐसा लिख कर आते हैं, एग्जामिनर पढ़ता है और दिल खुश हो जाता है उसका कि यार ये बच्चा कोई खानदानी बच्चा है जिसने सिर्फ जोड़ जोड़ के सवाल को नहीं लिखा है, बल्कि ही न्यू दी कॉन्सेप्ट वेरी वेल और उसने बहुत अच्छे से लिखा। ठीक है जी, चलें, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आर यू ऑल गुड टू गो बेटा? आर यू ऑल गुड टू गो बेटा? चलें जी, खानदानी तरीके से पढ़ा है तो खानदानी तरीके से लिखोगे मेरे बच्चे, यहां तक क्लियर है हम लोग? चलें, वाला क्यों नहीं लिखा बेटा? पेन क्या सवाल था, एक्सप्लेन हाउ दी बॉडी प्रोवाइड सूटेबल पीएच फॉर दी लाइपेज एक्टिविटी। तो पीएच सूटेबल प्रोवाइड करने में पेनक्रियाटिक जूस का कोई रोल थोड़ी है, किसका रोल है? बाइल का रोल है। जब बाइल का रोल है तो बाइल के बारे में लिखेंगे ना बेटा। बेटा अगर आपका किसी डिस्कनेक्ट होने की वजह से ऊपर का पार्ट रह गया है तो छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, ऐसे मैं बार बार ऊपर नीचे करता रहूंगा तो पेपर 200 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फाइनली वी हैव समथिंग ग्रेट टू सी, ट्रांसपोर्ट इन मैन। ठीक है जी, डायरेक्टली एंजाइम से एग्जामिनर ने कहा जंप किया है, ट्रांसपोर्ट इन मैन पर। चले जी, ओहो क्या है भाई? अब यहां पर बिफोर आई लुक एट द क्वेश्चन पहले लेबल कर लेते हैं, याद करें ट्रांसपोर्ट इन मैन जो है वो इसके जो कुछ क्वेश्चन थे मैंने चैप्टर के बाद भी फॉरन कराए थे। रीजन इज कि इसमें हार्ट का डायग्राम बहुत आता है। तो पहले मुझे बताइए लेबल में क्या है, कौन सा राइट पार्ट है कौन सा लेफ्ट पार्ट है? तो दिस वन इज द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, यस और नो? दिस इज द राइट पार्ट एंड दैट इज द लेफ्ट पार्ट। ठीक है जी, अब आप समझ लीजिए, शुरू करते हैं लेबलिंग में। एबीसी उसने क्या दिखाया हुआ है देखते हैं, बल्कि मैं पूरा लेबल कर रहा हूं। अगर ये राइट पार्ट है तो दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट पार्ट है तो दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पूरी लेबलिंग सीख लो। उसके बाद अगर ये राइट पार्ट है तो इसमें ब्लड कौन लेकर आ रहा होगा? राइट पार्ट रिसीव रॉन्ग ब्लड। तो रॉन्ग ब्लड कौन लेकर आ रहा होगा बेटा? अगर राइट पार्ट है तो रॉन्ग ब्लड कौन लेकर आ रहा होगा? पल्मोनरी वेन। नो, पल्मोनरी वेन नहीं, कौन लेकर आ रहा होगा? वेना कावा। वेरी गुड, गधों पल्मोनरी वेन लिख के बैठ गए, वेना कावा। ठीक है जी, और जनाब उसके बाद ये लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट रिसीव राइट ब्लड, यहां आ रही होगी क्या बेटा? पल्मोनरी वेन। ठीक हो गया।
उसके बाद फिर जनाबे आली, आपका जो ब्लड है वो इजेक्ट कहाँ से होता है? यहां से इजेक्ट होगा और यहां से इजेक्ट होगा। तो ये जो ब्लड यहां से इजेक्ट हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? वेना कावा के थ्रू आया तो ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाएगा? दिस शुड बी गोइंग टू लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी। एंड ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा बॉडी में वाया एओर्टा। और फिर आपको मालूम है वेल्व, तो बेटा यहां पर जो वेल्व है वो क्या कहलाते हैं? लेफ्ट साइड पे कौन से वेल्व होते हैं? लेफ्ट साइड पे कौन से वेल्व होते हैं? बाइकस्पिड, वेरी गुड। और राइट साइड पे कौन से वेल्व होते हैं? बोलो। ट्राइकस्पिड। ठीक है जी। और फिर ये वाले कौन से वेल्व होंगे बेटा? बोलो। सेमी लूनर वेल्व्स। तो ये क्लास के अंदर ही हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे थे जब चैप्टर कंप्लीट किया था, तो मेरे ख्याल है अगर जिन बच्चों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो मैंने कंप्लीट लेबलिंग कर दी। एट्रियो वेंट्रिकुलर कौन था बेटा? इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को आप एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व कहते हैं, सॉरी, इन्हीं को आप एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व कहते हैं इन जनरल। एट्रियो वेंट्रिकुलर का कंसेप्ट क्या था कि जब आप एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान है ना, अगेन ये जो बच्चे मुझे लग रहा है बाद में पास पेपर सेशंस के लिए आए हैं ना, बहुत सारी चैप्टर्स की लर्निंग में क्लैरिटी आना बाकी है बेटा आप लोगों की। ये है एवी वेल्व्स, ये है एवी वेल्व्स, और एवी वेल्व में स्पेसिफिकली दिस वन इज बाइकस्पिड एंड दैट वन इज ट्राइकस्पिड। ठीक है जी। जी, एल इज रेफ्रिडियम। तो ये मैंने कंप्लीट लेवलिंग कर दी। ठीक है, अभी गुट्टू को अब सवाल देखते हैं क्या है। ऑन फिगर 2.1 लेबल विद आर द पोजीशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी। अब वो लेबल करते हैं जो एग्जाम में क्या रहा है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल लेबल करें तो राइट वेंट्रिकल किधर था बेटा? अभी लेबल किया था। दिस इज राइट वेंट्रिकल, यस और नो? दिस इज राइट वेंट्रिकल, यस और नो? चलो आगे, स्टेट द नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चर ए एंड बी। ए क्या है और बी क्या है? तो अभी मैंने बताया था ए क्या है बेटा? दिस इज, you can write bicuspid valve or you can write atrioventricular valve. Both will be accepted क्योंकि atrioventricular valve is a generic term and this specifically this is bicuspid. And what is B बेटा? B देखो क्या है? तो B can be written as, बोलो क्या है बेटा? सेमी लूनर वेल्व। इसको सेमी लूनर वेल्व भी लिख सकते हो, और चूंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में खुल रहा है तो इसको और क्या कहा था हमने? दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पल्मोनरी वेल्व। ठीक है ना? तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, मिट्रल वेल्व बेटा क्लास में ही मैंने बताया था इसका नाम मिट्रल वेल्व भी होता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ए के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ए में हम लिख सकते हैं बाइकस्पिड, ए में हम लिख सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, पूरा लिखना। और हम मिट्रल वेल्व भी लिख सकते हैं, ये सारे नाम इसी वेल्व के होते हैं। और बी में हम क्या लिख सकते हैं? सेमी लूनर। और सेमी लूनर के साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं? पल्मोनरी वेल्व। सारे नहीं लिख देना, कोई एक लिख के आना, सारे सही हैं, सारे एक्सेप्टेबल है। इज दैट क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? चलो, काजी नकी, एक एक चैट वाला मैसेज 10 दफा नहीं लिखो, बाकियों बच्चों के मैसेज पढ़ना मुश्किल हो रहा है। सारे तुम्हारे ही मैसेज चल रहे हैं, बाकियों का नजर ही नहीं आ रहे। चलो, कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट ब्लड वेसल सी। अब ब्लड वेसल सी कौन सी थी भाई? ये वाली थी। ब्लड वेसल सी कौन सी थी? अभी हमने समझाया था कौन सी वेसल है ये? एओटा है। ब्लड वेसल सी कौन सी वेसल थी? एओटा थी बेटा। तो अब सवाल क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट वेसल सी। ब्लड वेसल सी ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द डैश टू द डैश। हाँ भाई, कहां से कहां जा रही है? हार्ट टू दी बॉडी। ठीक है, अरीबा साकिब पार्टिसिपेशन कम हो रही है आपकी तरफ से। सुफियान, आमना, आतिफ, एवरीबडी प्लीज पार्टिसिपेट। चंद 5 6 8 बच्चे हैं तो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डायग्राम में राइट लेफ्ट फ्लिप कर देते हैं, करके देखते हैं। जी हाँ बेटा, ऐसे मैंने हार्ट पढ़ाते हुए बताया था कि आप ऐसे इमेजिन करो कि सामने बंदा खड़ा हुआ है। जब सामने बंदा खड़ा हुआ है तो उसका ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट। ठीक है बेटा। मनुथी बेटा, आर यू गेटिंग दिस? अब्दुल्ला आरिफ, मुस्तफा अली जैदी, आयशा अख्तर, मारिया शाहिद, हमजा, आर वी ऑल गुड टू गो? महद शहजाद पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। महद, मुताहर, लविश्का, आई नीड एवरीबडी टू एटलीस्ट बी देयर एंड वो यस और नो करता रहे। क्वेश्चन है, मैं देखो इतने सारे क्वेश्चन ले रहा हूं पेपर के दौरान भी। द रीजन इज आई वांट टू गिव यू क्लैरिटी। हार्ट की जगह लेफ्ट वेंट्रिकल लिख सकते हैं, हार्ट की जगह लेफ्ट वेंट्रिकल लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, बट बेहतर यही है कि हार्ट, जो जिस जुमरे में सवाल पूछा है यहाँ पर भी आप पूरी बॉडी का पार्ट लिखेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं तो नहीं लिख सकते, तो बेटर स्टेटमेंट इज हार्ट। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं बेटा। ओके,
अब यहां देखो क्या कहता है, फिगर 2.2 क्रॉस सेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट दैट हैज एन इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर। देखो यहां उसने लेबल किया हुआ है कि ये एट्रिया है, और एट्रिया में ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज एवी सेप्टम। याद है बेटा, ये क्या होती है, एवी सेप्टम होती है। पढ़ाते हुए भी किसी बच्चे ने पूछा था एवी सेप्टम। तो आप देखें जो एवी सेप्टम है वो पूरी होनी चाहिए, ताकि राइट पार्ट का ब्लड राइट साइड पे रहे और लेफ्ट पार्ट का ब्लड, बोलो बेटा, लेफ्ट साइड पे रहे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या ना हो, मिक्स, बोलो, ना हो। लेकिन मुझे बताओ कि दिल में सुराख, जो आपने सुना है दिल में सुराख है, दिल में सुराख है, तो दिल में सुराख का मतलब क्या होता है, ये सेप्टल डिफेक्ट होता है। तो आप मुझे बताएं क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, क्या राइट और लेफ्ट ब्लड जो पार्ट ब्लड ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या वो सेपरेट रह पाएंगे या मिक्स हो जाएंगे बेटा, मिक्स हो जाएंगे। तो जब मिक्स हो जाएंगे तो बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा होगा तो बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, कम हो जाएगी बेटा, बोलो। डेफिनेटली ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड में जहां सारी ऑक्सीजन होनी चाहिए थी वहां पर अब कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी वॉल्यूम में ऐड हो गई है। तो बेटा बच्चा यही पूछा होगा यकीनन, 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर तक के सवाल बहुत सिंपल है। एक्सप्लेन हाउ इनकम्प्लीट हार्ट स्ट्रक्चर शोन मे इफेक्ट द पर्सन एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये तो सवाल भी बिल्कुल वाज़ेह है। तो आप जवाब लिखेंगे, क्या बोलेंगे, देयर इज अ होल in atrioventricular septum which separates oxygenated and deoxygenated, नहीं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती, एंड deoxygenated blood in the atrium, therefore क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड, छोटा करके लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, ब्लड will mix together leading to decreased transport of oxygen in the body tissues। चले जी, आप यू ऑल गुड टू गो, अरीबा, नेमल, जैनब, चलो। डीऑक्सीजनेटेड हुसैन नकवी, बड़े हो जाओ, एरोबिक रेस्पिरेशन कम होगी और एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। असल में उसने सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तक पूछा था, हमने वहीं पर एंड कर दिया, ठीक है बेटा। बहुत जरूरी है कि आप सवाल ढंग से पढ़ें कि कितना जवाब लिखना है, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ वी हैव अ ग्राफ। मैंने आपको कई दफा बताया कि ग्राफ जो है वो सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है, ठीक है जी। तो आप देखें, फिगर 2.3 shows how the body uses aerobic and anaerobic respiration during first 120 seconds of vigorous physical activity, between 0 and 20 seconds the body also use stored energy। अब ग्राफ दिया हुआ है, क्या है भाई, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का ग्राफ है। क्या नजर आ रहा है भाई, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो 0 से कहां तक बढ़ी है, ऑलमोस्ट 100 सेकेंड तक बढ़ी है, और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गई है। और इसी तरह जो एनर्बिक रेस्पिरेशन है वो 0 से 20 सेकेंड तक बढ़ी है, और उसके बाद ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज, और 100 सेकेंड पर आकर ये भी कांस्टेंट हो गई है। और इस पॉइंट पर देखो दोनों मिल रही है, कौन सा पॉइंट है, 60 सेकेंड, यस और नो। तो बेटा सवाल क्या है, डिस्क्राइब द डेटा शोन। अब सवाल है डिस्क्राइब, एक्सप्लेन नहीं लिखा हुआ। तो क्या मुझे बताइए, क्या इस सवाल में हमें कोई भी लॉजिक देने की जरूरत है, कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देने की जरूरत है, और ना, नो, एब्सोल्युटली नो। मैंने ये बात एटीपी में वाजे तौर पे समझाई थी, और इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, उनको जवाब आ नहीं रहा होता ना, तो दे स्टार्ट टॉकिंग फजूल थिंग्स, ठीक है। यू हैव टू रिमेन, भाई पेपर टाइम में कंप्लीट करना है, तो आपने सिर्फ डेटा डिफाइन करना। अभी मैंने वर्बली डेटा डिफाइन कर दिया। सबसे पहले एरोबिक से शुरू करो, क्या क्या पता चल रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज। आपको कांस्टेंट इंक्रीज नजर आ रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन टिल 100 सेकेंड, और 100 सेकेंड के बाद फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कांस्टेंट हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या नजर आ रहा है कि जो एनर्बिक रेस्पिरेशन है उसमें जो परसेंटेज रिलीज ऑफ एनर्जी है वो शार्पली इंक्रीज हुआ है 0 to 20 सेकेंड्स में, एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज होता गया है, कहां तक, 100 सेकेंड्स तक, एंड देन 100 सेकेंड के बाद वो भी कांस्टेंट हो गया। तो यानी दोनों में 100 सेकेंड्स के बाद जो एनर्जी प्रोडक्शन है एरोबिक एनारोबिक की, वो सेम हो गई। और दूसरा,
दूसरा कि 60 सेकंड पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है एरोबिक और एनारोबिक से वो सेम है, यस और नो? यस और नो? चलो बस इसी को डिफाइन करना है। चले जी, तो अब इसी को लिखते हैं, मैं ग्राफ ऊपर देख देख के लिखता हूं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अरीबा बताएंगे क्या हो जाएगा? पहला, देयर इज कांस्टेंट इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम जीरो, रेफरेंस टू फिगर देंगे नहीं देंगे? जीरो टू बोलो बेटा, कहां तक हो रहा है इंक्रीज? 0 to 100 seconds, after which it become constant. दूसरा, there is a sharp, भाई पार्टिसिपेशन होनी चाहिए गाइस एंड गर्ल्स, देयर इज अ sharp increase in energy production, बोलो बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, अरे कम वक्तों बोलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ट्राई टू रिलेट कहां से कहां, 0 to, बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम 0 to 20 seconds, after which energy production continue to decrease gradually till 100 seconds. After 100 seconds, it also get constant. और फिर एक पॉइंट कौन सा हाईलाइट करना जरूरी है बेटा? ये वाला पॉइंट बच्चे देख रहे हो, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप आखिरी पॉइंट क्या हाईलाइट करोगे? एट 60 seconds, energy released by aerobic and anaerobic process इज सेम, यस और नो? चाहो तो वैल्यू भी लिख दो, क्या क्या वैल्यू आ रही है एनर्जी प्रोडक्शन की, तो ये आप एस्टिमेट करके लिख दो, ऑलमोस्ट 50 समथिंग वैल्यू है। ठीक है जी बेटा, क्या ये ट्रेंड, क्या ये ब्रेक डाउन करना समझ आता है एवरीबॉडी, यस और नो? टाइनी कर्व नहीं बेटा, इतनी माइन्यूट डिटेल नहीं लिखते ख्वाला, अगर वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है फिर लिखते हैं बेटा। 3 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन नहीं। तो बेटा डिस्क्रिप्शन में हमने कोई जिक्र नहीं किया कि क्यों बढ़ गई होगी या क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। एट इंटरसेक्शन पॉइंट बोथ एरोबिक, बेटा दोनों चल रही हैं। वो बच्चा कह रहा है सर इंटरसेक्शन पे दोनों चल रही है, नहीं भाई, 0 से 20 सेकंड में देखो दोनों तो चल रही है, ये भी चल रही है ये भी चल रही है। यहाँ पर दोनों से पैदा होने वाली एनर्जी 60 सेकंड्स पर दोनों से पैदा होने वाली एनर्जी सेम है। हमने पढ़ा है नोट्स में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में बाइंड करने में बेटा आयशा फैसल तुम्हारा मसला वो सेम ही रहेगा, तुम हमेशा ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन में चली जाती हो। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा है अल्लाह के बंदे, अभी ये 50 बच्चा बैठा है, 70 बच्चा भी भाई मैंने क्या पढ़ा है गैसियस रिएक्शन में, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा एफिशिएंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एफिशिएंट होती है, वो 200 टाइम्स वाली बात किसके लिए पढ़ी आपने? देखो मेरा बच्चा, मेरे बच्चा, नाउ दिस समटाइम्स एक्चुअली मुझे थोड़ा वरी कर देता है। द रीजन इज कि आप को नॉलेज वो पता है जो दूसरों को नहीं पता, लेकिन वो आप कंफ्यूजन में गलत बता दोगी तो वो तो फिर जाहिर है कि गलत होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो मेरे बच्चे, ओके नेक्स्ट पार्ट, स्टेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन सबको मालूम है क्या होती है? C6H12O6, बोलते जाओ, ईशल प्लस O2 गिव्स, जी प्लीज, CO2 प्लस H2O, यस और नो? आपको सीधी सीधी इक्वेशन मिलती है और फिर उसके बाद बैलेंसिंग करनी है, जैसे कि उसने कहा भी है बैलेंस करना है। तो आपके पास बैलेंसिंग में क्या आ जाएगा? यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चों? ईशल उस्मान आप कल की क्लास में नहीं थी? कल शाम वाले पास पेपर सेशन में ईशल उस्मान नहीं थी क्या?
ईशल उस्मान एंड आमना, आमना विद ए एच एट द एंड। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन एन ऑक्सीजन डेट इज क्रिएटेड। व्हाट इज ऑक्सीजन डेट? हमने पढ़ा है कि वो जो ऑक्सीजन बिल्डअप कर जाता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। कहता है स्टेट द नेम ऑफ द केमिकल दैट कॉजेज द ऑक्सीजन डेट। हाँ भाई, किस केमिकल की वजह से होता है? एवरीबडी, एवरीबडी नो व्हाट इज दैट केमिकल बेटा, बोलो। लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर टू डन, क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट, यस और नो, गुड टू गो। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ। Figure 3.1 shows a growing plant. The plant is growing in the dark. Plant dark में grow कर रहा है. Please note this down. ठीक है, एग्जामिनर की हर बात जो वो स्पेसिफाई करता है ना, उसका कोई लॉजिक होता है. इट इज ग्रोइंग इन द डार्क. अब देखो क्या दिखा रहा है, सॉइल है, प्लांट का रूट है, और फिर शूट है जो ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो कर रहा है. अब अगर लाइट होती तो हम क्या कहते हैं? लाइट की वजह से ग्रो कर रहा है, ऐसा नो है भाई, लाइट की वजह से ग्रो कर रहा है. लेकिन जब लाइट नहीं है तो हम क्या कहेंगे? ये लाइट का फिनोमिना है? नहीं. क्या लिखता है? स्टेट द नेम ऑफ ग्रोथ रिस्पॉन्स. ये कौन सा रिस्पॉन्स है? फोटोट्रोपिज्म आपने पढ़ा था, और पढ़ा था जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म. व्हाट इज दिस फिनोमिना? जियोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिज्म? हाँ जी, फोटोट्रोपिज्म है. दिस इज पर्टिकुलरली फोटोट्रोपिज्म. वेरी गुड. और प्लांट शूट के तो आप चाहो तो लिख सकते हो नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म. यस और नो? फोटोट्रोपिज्म क्यों नहीं लिख सकते बेटा हमजा एंड हुसैन नकवी? ये देखो अभी मैंने हाईलाइट किया कि प्लांट डार्क में ग्रो कर रहा है. जब लाइट ही नहीं है तो फोटोट्रोपिज्म कहां से हो जाएगा? तो ये कौन सा रिस्पॉन्स है बेटा? टू बी वेरी वेरी एग्जैक्ट, व्हाट इज दिस रिस्पॉन्स, बोलो. दिस इज नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म. दिस इज नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म. ठीक है जी. कुछ बच्चे मुझे नजर आ रहा है कि कुछ सिली मिस्टेक कर रहे हैं. मैं मेरे ख्याल है 3 दफा बता चुका हूं, उसके बाद भी मेरे ख्याल है आवाज नहीं पहुंच रही मेरी शायद. सामिया रियाज, हुसैन नकवी और 2-3 बच्चे मुसलसल फोटोट्रॉपिज्म लिखे जा रहे हैं. बेटा आर्ट यू रियलाइजिंग दैट दिस इज ग्रोइंग इन डार्क? हाउ कैन यू इवन से दैट दिस इज फोटोट्रॉपिज्म चंदा? फोटोट्रॉपिज्म तो लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है ना. फोटोट्रॉपिज्म कहां से हो जाएगा? यू कैन इधर राइट ग्रेविट्रोपिज्म, एंड ग्रेविट्रोपिज्म ही का एक और वर्ड क्या होता है बेटा, बोलो. आमना जियोट्रोपिज्म. आमना विद ए एच. कल वाला पेपर देख लिया तुम लोगों ने? आमना कल वाला पेपर आपने यूट्यूब पे देख लिया? ओके चलें. एक्सप्लेन, ये मैं प्लांट के पास पेपर्स के साथ ये सवाल करा चुका हूं पहले भी. एक्सप्लेन हाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज कंट्रोल्ड. हाँ भाई, 3 नंबर का सवाल है. ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? जल्दी से बताओ, रिवाइज कर देता हूँ. ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन होता है बेटा, बोलो. अरे बोलो यार, ऑक्सिन होता है. ऑक्सिन कहाँ बनता है? जल्दी से बताओ, ऑक्सिन बनता कहाँ पर है? ऑक्सिन कहाँ बनता है? टिप में. कुछ पढ़ा है ऐसे आपने? शूट की कहाँ बनता है, बोलो. टिप में. और फिर क्या करता है? डिफ्यूज करता है. और डिफ्यूज करता है सराउंडिंग सेल्स में. और जब सराउंडिंग सेल्स में डिफ्यूज करता है तो वहां क्या कॉज करता है? सेल इलोंगेशन, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है. यस और नो? यस और नो? ठीक है जी. तो मेरे बच्चे यहां पर लाइट के अगेंस्ट वो शेड वेड वाला रिस्पॉन्स नहीं लिखोगे यार, सीधा सीधा सवाल है. क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे ऑक्सिन हार्मोन. अरीबा साकिब बेटा, आर यू गेटिंग दिस? ऑक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन शूट टिप is diffused in shoot cells lower shoot cells, causing them or cells stimulating कौन सा फिनोमिना? सेल इलोंगेशन. which results in growth of plant shoot. Is this everybody clear? पहला नंबर है ऑक्सिन लिखने का, पहला मार्क है ऑक्सिन आइडेंटिफाई करने का, दूसरा शूट टिप का, और तीसरा सेल इलोंगेशन का. 3 नंबर जो हैं मेरे बच्चे. कॉन्सेंट्रेट की बात उसैद कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेट की बात लिखिए. क्या हम कॉन्सेंट्रेट की बात डार्क में लिखेंगे? हमने क्या पढ़ा है
कि जब लाइट होती है तो लाइट में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो बनता है और बनने के बाद शेडी एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यस और नो? बोलो बेटा। कि जब हमने लाइट वाला पढ़ा था तो लाइट में हमने क्या लिखा है, अरीबा मुझे सेकंड करो, अबिया, सकीना, आमना, हमने लाइट वाले में पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन बनता है तो बनने के बाद शेडेड एरिया में कॉन्सेंट्रेट होता है और फिर वो वहां पर जो है ना इलोंगेशन कॉज करता है, जिसके से यार बेंडिंग आ जाती थी। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, इज दैट क्लियर? यस काजी, वी कैन से दैट। तो इसलिए देखो बारीक बारीक चीजें हैं, आपको पढ़ाने वाले ने क्या क्लैरिटी से नहीं पढ़ाया, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी आप इस बात को अगर ऑनेस्टी से जवाब देंगे तो एक एक बात हमने अपने सेशंस में डिस्कस की हुई है। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन का रोल क्लियर हो गया, मुझे इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो अभी पूछो बेटा। ये कॉन्सेंट्रेट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये लाइट के अगेंस्ट होता है। कि लाइट के अगेंस्ट में रिवाइज करा देता हूँ, लाइट में क्या होता था कि ऑक्सीजन बनता था और बनने के बाद शेडी एरिया में कॉन्सेंट्रेट करता था और फिर वहां पर अनइवन सेल इलोंगेशन होती थी जिसकी वजह से वो ग्रो करता। मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी लिख सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट रूट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स वाटर इज अनदर ग्रोथ रिस्पॉन्स। भाई क्या कहते हैं इसको? ग्रोइंग टुवर्ड्स वाटर को क्या कहते हैं? क्या मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पढ़ाया। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोट्रोपिज्म। मैं क्यों नहीं कह, पूरे साल क्यों कहता था बेटा लर्निंग पूरी कर लो, मेरी क्लास में बैठे हो, जितना सीख रहे हो इंशाल्लाह लर्निंग पूरी होगी, पास पेपर को छते फाड़ दोगे पास पेपर में। और वही अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। स्टेट टू यूजेस ऑफ वाटर इन प्लांट। हाँ भाई, प्लांट के दो यूजेस कोई भी बता दे, मैं 10 12 तो नहीं, 4 5 बता देता हूँ। क्या क्या यूज होता है? क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, यस और नो? क्या प्लांट, सॉरी, वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, यस और नो? यूज इन फोटोसिंथेसिस। क्या ट्रांसपिरेशन में यूज होता है, यस और नो? क्या ट्रांसपिरेशन में यूज होता है? बिल्कुल। क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स में यूज होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन मिनरल, सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स में वाटर इस्तेमाल होता है, जी हाँ। क्या टर्जिडिटी को मेंटेन करने में वाटर इस्तेमाल होता है? जी हाँ। क्या वाटर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जरूरी है, यस और नो? वाटर इज नीडेड फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यस। तो यू हैव टू जस्ट राइट टू, कोई दो लिखने, तो आप यूज इन फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हो, आप ट्रांसपिरेशन लिख सकते हो, आप बिल्कुल एज अ सॉल्वेंट लिख सकते हो, वेरी गुड, एज अ सॉल्वेंट लिख सकते हो, ट्रांसलोकेशन में यूज होता है वो भी लिख सकते हो। तो यू कैन राइट एनी टू ऑफ देम। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं। वाटर एज अ सॉल्व मैंने सिलेक्ट वो दो किए जो ज्यादा टेक्निकल है, यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है। आप उसमें मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, टर्जिडिटी लिख सकते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिख सकते हैं, सॉल्वेंट लिख सकते हैं, ट्रांसलोकेशन लिख सकते हैं। आर वी ऑल गुड टू गो? गाशिया, गाशिया बेटा पार्टिसिपेशन नहीं हो रही आपकी तरफ से अभी तक? गाशिया क्लियर है हम लोग? फातिमा, उमर, आई नीड स्टूडेंट्स हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग टू पार्टिसिपेट। यूसरा, still no participation from your side. I can name 12 14 students who are continuously participating. The rest of them शायद वो सोच रहे हैं कि वो सिनेमा हॉल में बैठे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, डिस्टरबेंस नहीं कर रहे। जी भाई। गाशिया स्टिल नॉट रिप्लाइंग। अभी आर वी गुड टू गो टिल दिस क्वेश्चन? सो जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ रिविजन आई हैव मेंशन्ड मेनी अदर पॉइंट्स। चलो आगे चलते हैं बेटा। Okay, another graph. We have a lot of graph in this chapter. A student measured the root length of bean seedling over a period of 120 hours. Bean seedling की लेंथ को मेजर किया है, ठीक है। What is seedling? जब सीड जर्मिनेट करता है तो जो पार्ट निकलता है इसे आप सीडलिंग कहते हैं। तो इसकी लेंथ को मेजर किया है, ठीक है जी। अब क्या किया? कैलकुलेटिव, ओके, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। कैलकुलेटिव परसेंटेज इंक्रीज इन रूट लेंथ बिटवीन 48 एंड 96 आवर्स। बेटा फिजिक्स आपने पढ़ी है, परसेंटेज लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो। फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यस और नो? मल्टीप्लाई बाय 100। भाई फिजिक्स में पढ़ा है क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। ठीक है जी। नहीं पढ़ा तो पता नहीं क्या पढ़ा है तुमने। चलो बेटा 48 टू 96 में करना है, तो 46 में देखो, 48 में देखो क्या वैल्यू आ रही है, गौर से देखो जल्दी से। 48 में वैल्यू आ रही है 9 मिलीमीटर, है ना? और यहां पर वैल्यू क्या आ रही है 96 पे? जल्दी से देखते हैं। तो 96 पे आ रही है 25। तो हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ 9 एंड हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ 25।
तो बेटा कैलकुलेशन शो करनी होगी, 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है, तो क्या हो जाएगा बोलो। तो परसेंटेज इंक्रीज इन रूट लेंथ इज इक्वल टू क्या करोगे, 25 - 9 / 9 24 है। 24 कहाँ है यार, 25 लग रहा है मुझे तो। ये देखो ना, सीधा सीधा 25 तो आ रहा है, 24 कहाँ से हो गया, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, 25 ही तो है। अल्लाह के बंदो, 25 - 9 / 9 करो, सॉल्व करो, क्या आ रहा है, 177.78 आ रहा है, 177.78%। इज दैट क्लियर, इज दिस क्लियर गाइज एंड गर्ल्स। मैं भी ये नहीं पढ़ा ये फिजिक्स में, अब फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा क्या। फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज व्हाट हाउ वी डू परसेंटेज चेंज। मैथ्स में पढ़ा है, चलो मैथ्स में तो पढ़ा होगा, कहीं तो पढ़ा है, मैथ्स में है ये, चलो ठीक है बेटा, गुड टू गो। यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चल रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। ओए होए होए, ओ भाई आ गया भाई, रिप्रोडक्शन आ गया, रिप्रोडक्शन। फिगर 4.1 शोज द कंसंट्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या ये ग्राफ आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हार्मोन का ग्राफ, कि कौन सा हार्मोन कब ऊपर जाता है कौन नीचे जाता है। अभी मैं याद दिलाता हूं बेटा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेटा मैंने क्या बताया था कि कौन सा हार्मोन है जो पीक करता है सेंटर में, व्हाट इज दिस एस, कैन यू पॉइंट आउट, वेरी गुड। देखो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला बस जो है ना बड़े बोल से बचाए, लेकिन अच्छी नीयत से पढ़ाया है ना, तो जिस बच्चे ने तरीके से पढ़ा है, वल्लाह आपको दुआएं देने का दिल चाहेगा कि आपने कहा कि यार सर कमाल ही हो गया जी। एलएच होता है, वेरी गुड है, फिर प्रोजेस्टेरॉन दिया हुआ है, फिर एफएसएच दिया हुआ है, तो व्हाट इज आर, आर कौन सा हार्मोन होगा फिर, आर वुड बी ईस्ट्रोजन, वेरी गुड। आर वुड बी, चार ही तो हार्मोन होते हैं, और हमने क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल होती है, फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में 3 हार्मोन्स के लेवल बढ़ रहे होते हैं, तो देखो एफएसएच के लेवल्स हैं, फिर ईस्ट्रोजन के लेवल्स हैं, और फिर एलएच के लेवल्स हैं, और उसके बाद सिर्फ एक ही हार्मोन डोमिनेट करता है, कौन सा, एक ही हार्मोन डोमिनेट करता है बाद में, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। चलो अब सवाल क्या, आइडेंटिफाई, अबे क्या समझ रहा है हमें, आइडेंटिफाई फ्रॉम फिगर 4.1 हार्मोन आर और एस। आर क्या था बेटा जल्दी से, ईस्ट्रोजन, और ये क्या था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसमें आप एलएच भी लिखेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टकट आपकी बुक में भी यूज हुआ है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलो, state the days or days of menstrual cycle shown in figure 4.1 when ovulation is most likely to occur। हाँ भाई, ओव्यूलेशन कब होती है, जब 28 दिन का साइकिल होता है गाइस एंड गर्ल्स। ओव्यूलेशन कब होती है, डे 14 पर, वेरी गुड। शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, हाँ भाई, शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज, यस और नो। यूट्राइन लाइनिंग कब शेड होती है, मेंस्ट्रुअल फेज में, और मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है, 1 से 7 डे तक, इज दैट क्लियर। 1 से 7, एक दिन का थोड़ी होता है भाई, 1 से 7 डे का। तो उसने देखो लिखा हुआ था कि स्टेट डेज और डे और डेज, तो आप रेंज भी लिख सकते हो और सिंगल डे भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर, थैंक यू यूसरा फॉर पार्टिसिपेटिंग। नाउ गाशिया स्टिल नॉट पार्टिसिपेटिंग, जुनैरा शब्बीर स्टिल वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन बच्चे, अबीहा बतूल स्टिल वेटिंग, ईशल उस्मान स्टिल वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन। Many students have started participating now, but still many students are not taking interest. Farwa Batul is still waiting for your good participation, beta. Can you please explain the graph? बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े, सीधा सीधा होता है, 14th डे एफएसएच बढ़ता है, एफएसएच के लेवल बढ़ते हैं, फॉलिकल को मेच्योर करते हैं, ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ते हैं, याद है फंक्शन याद करें। एफएसएच का काम क्या होता है, फॉलिकल को ग्रो कराना, फॉलिकल को ग्रो कराना यानी एग को मेच्योर कराना, यस और नो। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एनहांस करना, और यूट्राइन लाइनिंग को, बोलो बेटा, यूट्राइन लाइनिंग को ग्रो कराना। एस एल एच का काम क्या होता है, फॉलिकल को, बोलो, रप्चर करना या ओव्यूलेशन कराना, यस और नो। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, यूट्राइन लाइनिंग को फर्दर ग्रो कराना। ये सारे काम आपने पढ़े में, चलो अब देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब हाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वुड चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ भाई, प्रेगनेंसी अगर हो गई
तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स में या कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आएगा? पहले मुझे बताओ, क्या प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स कम होते हैं? हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं टूटता और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है और मुसलसल यूट्राइन लेवल्स को ग्रो कराता रहता है ताकि यूट्रस स्ट्रांग होता जाए। मैंने तुम्हें बताया था कि एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस 200 ग्राम का होता है और यहाँ 3 किलो तक चला जाएगा वो। क्यों? क्योंकि यूट्राइन लाइनिंग मुसलसल क्या करती जाती है बेटा? ग्रो करती जाती है, ग्रो करती जाती है, ग्रो करती जाती है, ग्रो करती जाती है। यस और नो? तो कहता है डिस्क्राइब हाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वुड चेंज, गिव अ रीजन फॉर दिस चेंज। दो नंबर है, ठीक है जी। तो गिव अ रीजन मतलब आपने कंसंट्रेशन का चेंज बताना है और उसका रीजन भी बताना है कि उसका उसका क्या फायदा होता है, क्या रीजन होता है। तो बेटा चेंज क्या होगा मुझे बताइए, क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू टू राइज इन प्रेगनेंसी। यस और नो? प्रेगनेंसी में मुसलसल कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है और फिर क्यों बढ़ती है? एज दिस हार्मोन कंटिन्यू टू ग्रो uterine linings slash muscle, uterine lining slash muscle to hold growing embryo। आपने अपने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया कि यूट्राइन लाइनिंग क्यों ग्रो करा रहा है। डज प्लासेंटा रिलीज प्रोजेस्टेरॉन? यस इट डज। आपके सिलेबस में बुक में ये एंगल एक्सप्लोर नहीं हुआ है बट जस्ट फ्रॉम द नॉलेज एस्पेक्ट यस। प्लस जो प्रोजेस्टेरॉन है वो आपकी ओवरी से भी रिलीज होता है विच इज कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरॉन कैन आल्सो बी रिलीज बाय प्लासेंटा। जो प्लासेंटा हमने पढ़ा था टिश्यू बनता है, दिस कैन आल्सो रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। तो दोनों आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अब ये तो बताइए कि कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। एम्ब्रियो एंड फीटस आर सेम। एम्ब्रियो छोटा स्टेज है, जब एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है तो फीटस कहलाता है। व्हाई वुड वी राइट अबाउट सीवी? सीवी क्या है भाई, जरा थोड़ा मैं समझाओ, व्हाट इज सीवी? सर एक दफा ग्राफ फिर दिखा दें बेटा, मैं पीछे नहीं जा सकता, सॉरी सर। डज दी प्लासेंटा एंड ओवरी बोथ रिलीज प्रोजेस्टेरॉन? यस इट डज। अभी तो बताया बेटा, मैं जब एक को बता रहा हूँ सुना करो। जाइगोट लिख सकते हैं, जाइगोट भी लिख सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? गिव अ रीजन फॉर दिस चेंज। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, क्लियर है? अच्छा क्रोनिक विलस कह रहे हैं, हेल्प्स टू होल्ड। जी आप प्लासेंटा लिखें, क्रोनिक विलस लिखें, दैट इज ऑल एक्सेप्टेबल। कैन वी राइट फीटस? यस यू कैन राइट। State the sites of production of progesterone during menstrual cycle and during pregnancy। कह रहा है menstrual cycle में progesterone कहाँ बनता है और प्रेगनेंसी में कहाँ बनता है। तो बेटा आप menstrual cycle में तो आपको अच्छे से पता है कहाँ बनता है, बोलो। ओवरी में बनता है। और प्रेगनेंसी में ओवरी में भी बनता रहता है। और आप ओवरी, दोनों में ओवरी लिख दें, एक्सेप्टेबल है, इट्स गिवन इन द मार्किंग स्कीम। और जस्ट जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि इट इज ऑल्सो बीइंग मेड इन द प्लासेंटा, तो आप ओवरी और प्लासेंटा लिखें तब भी ठीक है, आप दोनों में ओवरी लिखेंगे तब भी ठीक है। आपकी बुक में ओवरी वाले ही एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है, ठीक है। ऑल्दो फ्रॉम द नॉलेज वी नो दैट प्लासेंटा के थ्रू भी प्रोजेस्टेरॉन बन सकता है और बनता है। तो आप दोनों में ओवरी लिखें, एज पर योर बेसिक नॉलेज एक्सेप्टेबल है। कॉर्पस ल्यूटियम लिखें, बिल्कुल बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में तो होता है और कहाँ होता है? साइट्स ऑफ प्रोडक्शन लिखनी है ना बेटा, वो तो बीटा एचसीजी था बेटा, वो बीटा एचसीजी था, वो तो बीटा ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोफिन था। इस प्लासेंटा, यस, ठीक है जी बेटा, गुड टू गो। आगे चले बच्चे, आर यू ऑल गुड टू गो टिल दिस क्वेश्चन गाइस एंड गर्ल्स? वेरी क्विकली प्लीज रिस्पॉन्ड। चल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एफएसएच। एक नंबर अभी बताया था मैंने, एफएसएच का क्या रोल होता है बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल होता है, बोलो भाई। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल होता है? अगर मैं एक नंबर की जगह दो बता दूं तो अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं? इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल विच रिजल्ट्स इन मैचुरेशन ऑफ एग। यस और नो? भाई एग मेच्योर हो रहा होता है ना,
ये तो एक है, अगर 2 नंबर में आते फिर क्या लिखता, दूसरा फंक्शन क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूँ एफएसएच की वजह से फॉलिकल ग्रो करता है और फॉलिकल की वजह से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है? तो क्या ये इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि एफएसएच ईस्ट्रोजन के रिलीज को कंट्रोल करता है, यस और नो? एफएसएच जो है वो ईस्ट्रोजन के रिलीज को कंट्रोल करता है, क्या ये कहा जा सकता है? तो आप ये भी लिख सकते थे अगर 2 नंबर में आ जाता तो, अगर 2 नंबर में आ जाता तो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आयशा फातिमा कह रही है कि जनाब वो कॉर्पस ब्यूटेम में बनता है। जी हाँ बेटा, तो कॉर्पस ब्यूटेम किधर होता है? ओवरी में तो होता है, और किधर होता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एंड गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा जैसे जैसे पास पेपर सॉल्व करते जाओगे ना, पेपर इजी लगेगा। अब देखो बेटा, ये फ्लावर आ गया, मंकी फ्लावर प्लांट, तो यकीनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट का जिक्र होना शुरू हो जाएगा। तो पेपर में आप देखें, रिप्रोडक्शन इन मैन से रिलेटेड सवाल भी आ गए और रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड सवाल भी अब आपको नजर आ रहा है। और यहाँ फ्लावर है तो आई गेस कि पॉलिनेशन का सवाल होना चाहिए, ये मेरा तुक्का है, अभी देखते हैं। और अगर ये पॉलिनेशन का सवाल हुआ तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें पेटल बड़े साइज के नजर आ रहे हैं, छोटे साइज के नजर आ रहे हैं? जल्दी ये बताओ, बड़े साइज के नजर आ रहे हैं, छोटे साइज के नजर आ रहे हैं? बड़े। तो बड़े और बिग और लार्ज पेटल्स किस लिए होते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए होते हैं या विंड पॉलिनेशन के लिए होते हैं? इंसेक्ट। और तुम देखो, ये स्टेमिन्स हैं वो फ्लावर से बाहर लटके हुए नजर आ रहे हैं या अंदर ही हैं? अंदर ही है, बाहर निकल लटके हुए नजर आ रहे हैं? तो डेफिनेटली इनसाइड है बेटा। बाहर कहाँ है? बाहर तो वो याद है हमने एक पिक्चर की थी, उसमें ऐसे करके पूरे बाहर आ रहे थे। ये तो अंदर ही है, इनसाइड दी फ्लावर है। इसका मतलब अगेन ये वाली बात हमारी सेकंड होती है कि ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड होगा या विंड पॉलिनेटेड होगा? बोलो बेटा। दिस वुड डेफिनेटली बी इंसेक्ट पॉलिनेटेड, क्योंकि विंड पॉलिनेटेड में वो बाहर पेंडुलस मूवमेंट कर रहे होते हैं। फाइनली गाशिया का रिप्लाई आ गया। ठीक है, वो पेंडुलस मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, आप सवाल देखते हैं क्या है। स्टे ओ, देखो देखो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह तुक्का लगाया था। स्टेट टू पीसेस ऑफ एविडेंस विजिबल इन फिगर 5.1। वो एविडेंस बताना है जो विजिबल है। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इसमें बच्चे एक से एक चबले मार के आते हैं। वो एविडेंस बताना है जो विजिबल है इसके अंदर, दैट शोज मंकी फ्लावर प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, जो ये प्रूव करे कि ये इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। अब कोई बच्चा यहाँ लिख के आ जाए कि नेक्टर, तो मुझे बताओ नेक्टर नजर आ रहा है क्या इस डायग्राम में? बोलो, क्या नेक्टर नेक्टर का पॉइंट ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या नेक्टर नजर आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा। तो जब नहीं आ रहा तो नेक्टर का पॉइंट नहीं लिख सकते। कोई लिख के आ जाए स्ट्रॉन्ग सेंट, खुशबू, तो भाई खुशबू वाला पॉइंट यहाँ एक्सेप्ट नजर आ रहा है क्या फिगर में? नहीं आ रहा। लेकिन लार्ज पेटल्स तो नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अच्छा, लार्ज पेटल्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कलर नजर आ रहा है पेटल्स का? बोलो, कलर नजर नहीं आ रहा। तो कलर लिख के नहीं, तो इसी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, नीम हकीम खतरा जान। आधी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं बतानी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो सबको नजर आ रहा है कि लार्ज साइज पेटल्स हैं फॉर लैंडिंग ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या है, जो स्टिग्मा है, जो आपके पास एंथर्स हैं, वो इनसाइड दी फ्लावर है। भाई बहुत विजिबल है, ये देखो ना, ये देखो नजर आ रहे हैं, ये देखो डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे ये ब्रश नजर आ रहे हैं, ये भाइयों, ये ब्रशेस नजर आ रहे हैं सबको, छोटे छोटे। मोहम्मद अब्दुल्ला क्या कर रहे हो तुम यार? स्टिग्मा आपको इनसाइड नजर आ रहा है, एंथर इनसाइड नजर आ रहे हैं, देखो छोटे छोटे ब्रशेस वाले स्ट्रक्चर क्लियर है उस डायग्राम में जो भी मैंने पॉइंट आउट की? चलो, तो इसका मतलब जो स्टिग्मा है, जो एंथर है, जो ये सारे इनसाइड दी फ्लावर है। चले जी, तो दो पैटर्न जल्दी से लिखते हैं। नंबर 1, नंबर 1, लार्ज साइज पेटल्स टू प्रोवाइड, हालांकि इसने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी थी लेकिन मैं लिख रहा हूं, टू प्रोवाइड लैंडिंग टू इंसेक्ट्स। आप लार्ज साइज पेटल लिखें, एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। फिर इसी तरह एंथर्स आर स्मॉल एंड आर इनसाइड दी फ्लावर, यस और नो? इनसाइड दी फ्लावर। चलो, बेहतरीन हो गया, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट आ गया, द मंकी फ्लावर प्लांट इज ओके रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा मुझे बताओ, क्या तुम्हें क्लास में कराया गया है या नहीं? रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज तुमने क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के पहले पेज पर किए हैं या नहीं किए? लिखे हुए हैं, कॉपी खोलो, नोट्स खोलो, सामने लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। 4 नंबर है, क्या मतलब हो गया कि 2 एडवांटेज बताने हैं और 2
डिसएडवांटेज बताने, याद कराता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि उससे वेरिएशन आती है, उससे वेराइटी पैदा होती है, जिससे बेटर अडेप्टेबिलिटी आती है, चेंज टू इन्वायरमेंट के चेंज को बेटर अडेप्ट करने के काबिल होते हैं, डिजीज से ससेप्टिबिलिटी कम होती है ना, जेनेटिक वेरिएशंस आ रही होती हैं, और वाइप आउट होने का, इंडेंजर्ड होने का चांस कम हो जाता था। डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत लॉन्ग टाइम का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लॉन्गर प्रोसेस होती है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है, उसमें वेरिएशन जो है वो वेरिएशन तो आती है लेकिन म्यूटेशन भी हो सकती है, यस और नो, म्यूटेशन भी हो सकती है, लॉन्गर टाइम, और फिर पॉलिनेटर्स चाहिए होते हैं, इस आपको पॉलन से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए पॉलिनेटर्स चाहिए होते हैं, आपकी रिलायंस पॉलिनेटर पे ज्यादा होती है, आपको दो गैमिट्स की जरूरत होती है, जब तक दो गैमिट्स इकट्ठा ना हो तब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं चलेगी। तो ये सारी बातें हमने चला, पॉलिन वेस्टेज के ना कर, यस। तो मेरे बच्चे आए लिखते हैं, पहले एडवांटेज लिखने हैं, एडवांटेजेस आप हेडिंग लगा के लिख लें, बहुत अच्छी बात है। एडवांटेजेस क्या आ गए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन leads to genetic variation. Plants become better adapted for their बोलो environment. ये मैं ज्यादा इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें रिवीजन हो जाए, आपने दो ही लिखने। एडवांटेज डिसएडवांटेज में आप हेडिंग लगा के बिल्कुल लिख सकते हो, मतलब आपने कोई हाईलाइट नहीं करना, बस एडवांटेज लगा के लिखो, ठीक है। प्लांट इन लॉन्ग टर्म evolve into better version of themselves. ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए इतने सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, themselves। इसी तरह प्लांट बिकम लेस प्रोन टू डिजीजेस, वेराइटी लेकर आ रहे हैं, डिजीजेस होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। इसी तरह प्लांट आर लेस प्रोन टू स्ट्रगल और सरवाइव, स्ट्रगल, ये एडवांटेजेस आ गए, बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, जी हाँ बिल्कुल। और डिसएडवांटेज क्या है, अभी मैंने जिक्र किया आपको बेटा, सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है गाइस एंड गर्ल्स, व्हाट इज द डिसएडवांटेज? लॉन्गर टाइम टेकन प्रोसेस है, यस और नो? अरीबा साकिब पार्टिसिपेशन रुक गई तुम्हारी तरफ से बेटा अचानक से। फिर इसी तरह लॉन्गर टाइम टेकन होने के साथ साथ रिलायंस ऑन पॉलिनेटर्स है, इसमें पॉलिनेटर की जरूरत आपको पड़ेगी। इसी तरह वेस्टेज या लॉस ऑफ पॉलेंस है। इसी तरह चांसेस ऑफ म्यूटेशन है, क्योंकि जब फ्यूजन ऑफ गैमिट हो रही है तो गलत भी तो फ्यूजन हो सकती है ना मेरे बच्चे। इसी तरह नीड बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट, जब तक मेल फीमेल दोनों नहीं होंगे तब तक ये प्रोडक्शन, ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं ताकि पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, यस और नो? इज इट्स लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, यस सेक्सुअल प्रोडक्शन इज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। नो एडेप्टेबिलिटी नहीं बेटा, ये तो ये सेक्सुअल थोड़ी लिख रहे हैं, सेक्सुअल में नो एडेप्टेबिलिटी कैसे लिखो? अभी ऊपर लिख कर आए हो एडेप्टेबिलिटी और नीचे लिखोगे नो एडेप्टेबिलिटी। सेक्सुअल के पॉइंट्स लिख रहे हो, सेक्सुअल के डिसएडवांटेज लिख रहे हो, अल्लाह के बंदो। अरीबा साकिब, फरवा बतूल, शायान, आईफोन, आयशा इफ्तिखार, क्लियर है बेटा? आमना विद ए एच, याहिया, सामिया रियाज, काजी नकी, ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा। ये जो चेंज ये लिखा है ना, चांस ऑफ म्यूटेशन, बेटा लिखा तो है। या काजी मैंने तो मना भी किया कि एक कमेंट को 10 दफा टाइप नहीं किया करो, पूरे बॉक्स में तुम्हारे ही मैसेज आ जाते हैं खाली। आगे चलते हैं बेटा। आर यू ऑल गुड टू गो टिल दिस पॉइंट बेटा? लो भाई, सवाल कहाँ चला गया? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो एक मिनट रुक जाओ बस, गुड नोट्स की फिर मौत वाकई हो गई है, दोबारा से मैं उसको खोल लेता हूँ।
वो डिसएडवांटेज मैंने इतने सारे लिखे थे वो गायब हो गए। तुम लोगों ने नोट कर लिया अपने पास? लार्ज टाइम टेकिंग प्रोसेस था, म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, पॉलिनेटर्स पे रिलायंस ज्यादा है, वेस्टेज ज्यादा है, नीड बोथ गैमीट्स, बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर पार्ट बी। पार्ट बी को डेटाबेस क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। मंकी फ्लावर्स वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप टू यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ओके, यूरोप में इंट्रोड्यूस किए, कहां से ओरिजिनली, कहां थे? नॉर्थ अमेरिका में थे 200 साल पहले। साइंटिस्ट मेजर द लीफ एरिया ऑफ 5 मंकी फ्लावर प्लांट्स ग्रोइंग इन यूरोप एंड 5 मंकी फ्लावर प्लांट्स ग्रोइंग इन नॉर्थ अमेरिका। The results are shown in 5.1 and 5.2। तो अब आप देखें, प्लांट 1 से लेकर 5 तक है और लीफ एरिया दिया हुआ है 310, 335, 300 समथिंग, और मीन निकाला हुआ है। मीन कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, फिर नॉर्थ अमेरिका में चले गए, तो नॉर्थ अमेरिका में जो है वहां 285 और ये इसका मीन नहीं निकाला हुआ। तो सबसे पहला सवाल क्या है? यूजिंग द डेटा इन द टेबल 5.2 कैलकुलेट द मीन लीफ एरिया ऑफ द प्लांट। बेटा मीन कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया। क्या करोगे? सब करो, 285 प्लस 310 प्लस 302 प्लस 315 प्लस 294 डिवाइडेड बाय 5। क्या आ रहा है बेटा? आंसर निकाल के बताओ। मीन ये कितना आ रहा है? 301। गिव योर आंसर एज अ होल नंबर, ओके, एंड इंक्लूड द यूनिट। तो 301 लिख देंगे, और यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है? ये कैलकुलेशन क्लियर है सबको? बेटा 301.2 नहीं लिखना, लिखा हुआ है कि होल नंबर में आ रहा है। लिखना, लिखा हुआ है ना होल नंबर में, तो 301.2 लिख के आओगे तो नंबर कट जाएगा जब उसने मेंशन किया। अच्छा जी, अब स्टेट द कंक्लूजन फॉर द रिजल्ट्स शोन। एक नंबर का कंक्लूजन बच्चों वाला। कंक्लूजन क्या नजर आ रहा है 5.1 और 5.2 में? जरा देखो, यहां पर एरिया आ रहा था 301 और यहां एरिया आ रहा था 350। तो क्या कंक्लूजन नजर आ रहा है भाई? है जी, क्या क्या नजर आ रहा है आपको कि जो ये क्या चीज दी हुई थी, प्लांट ग्रोइंग इन नॉर्थ अमेरिका, ये इनका क्या है? इनका लीव का सरफेस एरिया है। लीफ एरिया गिवन है, ये लीफ एरिया। तो मालूम हुआ क्या नजर आ रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका में प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनका लीफ एरिया कम है, और जो यूरोप में ग्रो कर रहे थे उनका लीफ एरिया ज्यादा है। यस और नो भाई, कंक्लूजन निकालना है ना, एक नंबर का कंक्लूजन। तो डेटा से क्या कंक्लूजन, क्या ये कंक्लूजन कोई भी बच्चा निकाल सकता है कि यहां पर आ रहा है 350, यहां आ रहा है 301। तो वाजे तौर पर हमें नजर आ रहा है कि बेटा कोई ट्रांसपरेशन वगैरह नहीं लिखनी, कोई रीजन नहीं लिखना। स्टेट सवाल तो देखो क्या है, जवाब क्या दे रहे हो। ट्रांसपरेशन, बेटर ट्रांसपरेशन लिखने का कोई नंबर थोड़ी होगा। वो ठीक है, तुम्हारी बात थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल में ट्रांसपरेशन या बेटर, सवाल है कंक्लूजन क्या है, स्टेट एक नंबर है। तो भाई आप कंक्लूजन क्या निकाल के बैठे हो? बोलो कि यूरोप वाले जो प्लांट्स हैं उनका सरफेस एरिया बोलो ज्यादा है लीव का, और नॉर्थ अमेरिका वाले का कम है। यस और नो? चलो बेटा इसको लिख लेते हैं जल्दी से। प्लांट्स इन यूरोप, monkey plants, monkey flower plants in Europe have larger surface area compared to those which are in Europe। बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलो आगे चलते हैं। बट ये ट्रांसपरेशन की वजह से क्यों? ट्रांसपरेशन की वजह, मैंने कब कहा ट्रांसपरेशन की वजह से? बच्चे ने एक चैट में लिखा था, उसको जवाब दे रहा था। अभी तो कंक्लूजन था। आगे चलो, कहता है एंसेस्टर्स ऑफ मंकी फ्लावर प्लांट्स हैड अ मच स्मॉलर लीफ एरिया। कहता है जो एंसेस्टर थे उनका लीफ एरिया बहुत छोटा था। एक्सप्लेन हाउ द मंकी फ्लावर प्लांट्स, हाउ द मल्टी फ्लावर प्लांट हैव डेवलप्ड अ लार्जर सरफेस एरिया ओवर टाइम। हाँ भाई, किसकी तरफ हिंट जा रही है ये क्या कह रहा है? एंसेस्टर के लीव एरिया छोटा था और ओवर टाइम, ये किसकी तरफ बात हो रही है बेटा? एवोल्यूशन की तरफ। यस और नो? किसकी तरफ बात हो रही है? एवोल्यूशन की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। यस और नो? नेचुरल सिलेक्शन। तो सवाल कहता है हाउ, या क्या प्रोसेस लिखने को बात कर रहा है? आपको कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस लिखेंगे। नेचुरल प्रोसेस का 5 नंबर का प्रोसेस लिखना है। और याद करें, आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, नबी याद, ये देखें कल भी दिखा रहे थे। ये आ गया नेचुरल सिलेक्शन, ये देखो ये आंसर क्लास के अंदर लिखा हुआ आंसर है। नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि जेनेटिक वैरायटी आना शुरू होती है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से,
और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जब बढ़ता है तो फिर स्ट्रगल शुरू होती है। स्ट्रगल में कुछ एलील्स फायदेमंद होती हैं, कुछ नुकसानदेह होती हैं। तो जो फायदेमंद, जो नुकसानदेह होती हैं, वो आगे पास ऑन नहीं होती, वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। और जो फायदेमंद होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलील, वो आगे इनहेरिट होती हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर उसी की वजह से चेंज आ जाता है। दिस वॉज रिटन इन योर थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला वही कॉन्सेप्ट तो है बेटा। तो मेरे बच्चे, आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो कि वो कहता है किस तरह से लॉन्ग टर्म में जो है वो चेंज आया, तो आप बताओगे क्या कि पहले क्या हुआ, जो पॉपुलेशन होगी मंकी फ्लावर की उसमें म्यूटेशन आई होगी, जिसमें क्या हुआ होगा, मल्टीपल टाइप की वैरायटी एग्जिस्ट करने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब मल्टीपल टाइप की वैरायटी एग्जिस्ट कर रही थी, फिर कंपटीशन क्रिएट हुआ होगा फॉर फूड, फॉर लाइट, फॉर रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और फिर जो एडवांटेजियस एलील्स थी, जो कि लार्जर सरफेस एरिया फॉर्म कर रही थी, उनको एडवांटेज मिला होगा, वो ज्यादा बेटर एडेप्टेड हुई होंगी, और उन्होंने ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस की होगी, उन्होंने ज्यादा अच्छे से लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा, और ज्यादा अच्छे से जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाई होंगी, और उन्होंने वो एलील्स अपनी आगे जनरेशन में पास ऑन की होंगी। लेकिन जिन प्लांट्स के लीव्स छोटे थे, उनकी वो एलील डिसएडवांटेजेस साबित हुई होंगी, और इवेंचुअली वो आगे पास ऑन नहीं हुई, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं तो हमारे पास वही जनरेशन नजर आ रही है जिसके सरफेस एरिया लार्जर है कंपेयर टू दोज जिनके सरफेस एरिया स्मॉलर है। इज दैट क्लियर? आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो बेटा इंसान करता है ना, वो यहाँ तो वाजे कह रहा है लॉन्ग टर्म में कैसे हुआ। बेटा दोबारा समझा दूं, आप क्या कहते हैं, चले मैं वही आंसर दोबारा रिपीट करता हूं। जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अलग अलग टाइप के थे, नंबर वन। व्हेन environmental stress अब प्लांट के एनवायरमेंटल स्ट्रेस बिगिंस, जब स्ट्रेस आया, जब कंपटीशन शुरू हुआ, तो क्या हुआ मेरे बच्चे, प्लांट्स विद relatively larger surface area वो बेटर एडेप्टेड थे, यस और नो? shown better adaptation as they perform photosynthesis at a better rate were better adapted, therefore they passed on, therefore they successfully reproduce and passed on their alleles to next generation. After many generations, plants only with larger surface area, largest leaf area were common. बेटा क्या बात हमने लिखी है, मैं फिर दोबारा बता दूं, वही आंसर लिखा है जो क्लास में लिखा है। क्या कि जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अलग अलग तरह का सरफेस एरिया था, लीफ एरिया था। जब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पड़ेगा तो जो हाई सरफेस एरिया वाले प्लांट से वो ज्यादा आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे और वो आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी एलील्स को आगे पास ऑन करेंगे, और सिर्फ यही एलील्स आगे बार बार पास ऑन होती चली जाएंगी। और जो छोटे लीफ वाले प्लांट्स हैं, वो चूंकि इस एनवायरमेंटल स्ट्रेस में बोला बोलो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। जब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उनकी एलील्स आगे पास ऑन नहीं होंगी। जब आगे पास ऑन नहीं होंगी तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वो खत्म हो जाएंगे, और जो लार्जर सर्फेस वाले प्लांट्स है वो रह जाएंगे। यस और नो? जी बेटा, ये जो कह रहे हैं कैन वी से दैट प्लांट विद लार्जर सर्फेस एरिया सर्वाइव रिप्रोड्यूस एंड पास ऑन, बेटा यही तो लिखा है, यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? वही बात तुम दोबारा लिख के मुझसे कहोगे तो ये थोड़ी क्या अलग बात हो गई।
बेटा क्लियर है? ये थ्योरी के नोट्स में ये लिखा हुआ था आपने, ये मैं घर से बना के नहीं लाया हूं अभी। ये थ्योरी में आपने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, और इसी चीज को प्लांट के हिसाब से मॉड्यूलेट करके हमने लिखा है। आमना बिल्कुल ट्रांसपिरेशन का भी लिख सकते हैं कि एडवांटेज होगा ट्रांसपिरेशन का भी। आर वी ऑल गुड टू गो बेटा? प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमने लिखा है। प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ, बोलो, नेचुरल सिलेक्शन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी टिल दिस पॉइंट? यस और नो? क्विक क्विक क्विक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 6A shows part of the carbon cycle in the ocean. जरा गौर से फिगर को देखते हैं तो क्या नजर आ रहा है? सन से एनर्जी आ रही है बेटा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रही है। ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो प्लांट की तरह फोड़, भाई कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो क्या कर रहा होगा? फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो क्या कर रहा होगा? फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। उसके बाद उन पर कौन फीड कर रहा है? तो देर आर सम क्रिल्स विच आर फीडिंग। फिर क्रिल जो फीसिस कर रहे हैं उस पर जू प्लैंक्टन फीड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपको डायग्राम में क्या क्या देखना है कि फाइटोप्लैंक्टन, अब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कैसे पता चला? कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होती है? फोटोसिंथेसिस में। दूसरा, फिर इन पर फीड कौन कर रहा है? क्रिल्स कर रहे हैं। ठीक है जी। और फिर क्रिल जो वेस्ट निकाल रहे हैं, वो वेस्ट पर कौन फीड कर रहा है बेटा? जू प्लैंक्टन जो है ना फीड कर। अब सवाल क्या है? फाइटोप्लैंक्टन कंटेन क्लोरोफिल, एक्सप्लेन हाउ फाइटोप्लैंक्टन लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये तो सीधा सीधा सवाल है बेटा। कैसे लोअर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को? कि क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है तो दे विल परफॉर्म, बोलो, फोटो सिंथेसिस फॉर विच दे विल कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यस और नो? तो आप बोलोगे एज, क्या बोलोगे बच्चे? एज दे कंटेन, अरीबा साकिब ईशल बेटा, आर यू ऑल विद मी? क्लोरोफिल therefore can perform photo, very good, synthesis for which they consume carbon dioxide from the atmosphere. क्लियर बच्चों? इसमें कोई मसला तो नहीं? किसी को सीधा सीधा सवाल था? यस और नो? अरे भाई बोलो यस और नो। ऑनलाइन वाले बच्चों कहाँ चले गए? आमना, माइशा, एमन, अरीबा, आर यू ऑल गुड टू गो टिल दिस पॉइंट? चलो। अब उसके बाद आ गया सजेस्ट द रूल ऑफ जू प्लैंक्टन। देखो जू प्लैंक्टन किस पर फीड कर रहे थे? फीसिस पर। फीसिस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जो चीज वेस्ट पर फीड करे उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, डीकंपोजर्स। क्या कहते हैं? डीकंपोजर्स। वेरी गुड, सिंपल सिंपल, सीधा सीधा। चलें जी, आगे आ जाए। स्टेट द नेम्स ऑफ टू प्रोसेस दैट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। दो प्रोसेस के नाम बता दें, ये तो बहुत ही, ये तो माशाल्लाह दो नहीं 200 हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से प्रोसेस से ऐड होती है? नंबर वन, किसी भी तरह की कंबशन या बर्निंग से। कोई भी चीज बर्न करोगे, कंबशन करोगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। और कहां से मिलती है बेटा? हम जो जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे हैं, क्या हम रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं नहीं करते? यस और नो? करते हैं ना भाई। इसी तरह अगर कहीं पर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा हो, ये मैं इजाफी बता रहा हूं, अगर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा हो तो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने में भी आपको दो गैसेस मिलती हैं, एक मीथेन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो उसमें भी आपको दो गैसेस मिलती हैं, एक मीथेन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन की बात मैंने इसलिए जिक्र कर दी ताकि एडिशनल पॉइंट आ जाए। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ओजोन को डिप्लीट नहीं करती बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। यस और नो? क्या आपने इकोलॉजी सेशन 1 में पढ़ा है डिटेल में? इट्स अ ग्रीन हाउस गैस जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। चलो, कहता है डिस्क्राइब वन इफेक्ट, अरे सवाल भी आ गया, वन इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हाँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में ट्रैप होगी वो क्या करेगी? वो कह रहे हैं कि ओजोन को डिप्लीट कर देगी। अबे गधों, क्या बातें कर रहे हो तुम लोगों ने? ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पढ़ा क्या? अल्लाह के बलियों, क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड? आप बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखें, कभी भी ग्लोबल वार्मिंग में डायरेक्ट नहीं जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस
That is, it traps heat energy from the sun in atmosphere. सन से आने वाली हीट एनर्जी को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करती है. इंक्रीज लेवल ऑफ, इकोलॉजी रिवाइज करो अच्छे से, इंक्रीज लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू, बोलो, इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विच लीड्स टू, बेटा बोलो, ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग का कोई नुकसान बता दो. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? दैट हैज ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेज सच एज rise in water levels due to melting of glaciers या floods या rain without season. मल्टीपल चीजें हो सकती हैं. आप यू ऑल गुड टू गो. कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पूछा था, क्लियर है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पूछा था. स्किन डिजीज लिख सकते हैं? नहीं भाई, स्किन डिजीज नहीं लिखोगे आप. आप हाई हीट की वजह से फॉरेस्ट फायर लिख सकते हो. आप ग्लोबल वार्मिंग में मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, राइज इन वाटर लेवल, फ्लडिंग लिख सकते हो. एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ रेन्स लिख सकते हो. ठीक है बेटा, चैप्टर इसका मतलब गो थ्रू नहीं किया. जो बच्चे रैंडमली फेंक रहे हैं ना वर्ड्स, इसका मतलब है इकोलॉजी सेशन वन ढंग से नहीं सुना आपने. हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. चले आगे चलें. फिगर 6.2 शो द पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम. ठीक है जी. इस ऑन फिगर 6.2 द ट्रॉफिक लेवल्स कंटेन हर्बीवोर्स. लेबल दी ट्रॉफिक लेवल्स. हाँ भाई, कंटेन हर्बीवोर्स. जी, हर्बीवोर कौन से लेवल पे आएगा भाई? मिडिल में. वेरी गुड. टॉप पे क्या आएगा? टॉप पे क्या आएगा? टॉप पे क्या आएगा? कोई कह रहा है प्रोड्यूसर, कोई कह रहा है कार्निवोर. भाई बैंड देखो ना, बैंड, ये बड़ा बैंड है तो बड़ा बैंड किसका होगा? प्रोड्यूसर्स का. और ये छोटा बॉन्ड किसका होगा फिर? कंज्यूमर्स का. हर्बीवोर्स आएंगे, फिर कंज्यूमर्स आना शुरू हो जाएंगे, और कंज्यूमर में फिर यहां पर कार्निवोर आएगा सबसे पहले. यस और नो? चलो, ये हो गया. एक्सप्लेन व्हाई पिरामिड्स ऑफ एनर्जी यूजुअली हैव फ्यूअर देन 5 ट्रॉफिक लेवल्स. कह रहा है कि भाई जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है उसके पास, उसके उसमें कम लेवल्स क्यों होते हैं? ट्रो यानी 5 ट्रॉफिक लेवल से कम लेवल्स क्यों होते हैं? देखो इसको समझो. जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी दिया हुआ है. पिरामिड ऑफ एनर्जी मैं दोनों को समझाऊं कि देखो, एक आप कहते हो जिसमें आप कहते हो भाई आपके पास प्रोड्यूसर है, फिर आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर है, सॉरी बल्कि उसके बाद आपके पास, हाँ, वो प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर आपके पास टर्शरी कंज्यूमर है, और फिर आपके पास डीकम्पोजर है. पढ़ा है ना आपने भाई? यस और नो? यहां पर क्या होता है, यहां पर आप ट्रॉफिक लेवल्स ज्यादा दिखा रहे होते हो, है, मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स दिखा रहे होते हो, 5 ट्रॉफिक लेवल्स आ रहे होते हैं, 5 स्टेजेस आ रहे होते हैं. लेकिन जब आप एनर्जी वाइज दिखाते हो तो आप क्या दिखाते हो? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ठीक है, और डीकम्पोजर है. प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर, तो आपके लेवल्स कम हो जाते हैं. तो आप सवाल ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, लेवल्स कम क्यों? जब एनर्जी का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो लेवल्स कम क्यों जाते हैं भाई? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब एक जगह से यहां पर यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, तो एनर्जी क्या सेम ट्रांसफर हो रही होती है या लॉस हो रही होती है बेटा, बताइए? एनर्जी जब यहां से आप, जब जब जो आप प्रोड्यूसर, अगर प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर पे फीड कर रहा है, या सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड कर रहा है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो क्या सेम हो रही है? नहीं हो रही मेरे बच्चे. एनर्जी लॉस हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है. एनर्जी मेजॉरिटी, मेजर अमाउंट में एनर्जी क्या होती है? लॉस हो जाती है. तो याद रखें, जब भी ट्रॉफिक लेवल के सवाल पूछता है तो आप क्या जवाब देते हो कि एनर्जी इज ऑलवेज लॉस बिटवीन ईच ट्रॉफिक लेवल.
तो जब एनर्जी लॉस हो जा रही है, और एनर्जी क्यों लॉस हो रही है? एज अ रेडिएशन लॉस हो भाई। आप देखें कि जनाब, जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर पे फीड करता है, तो थोड़ी सी एनर्जी वो, यानी अगर आपको याद हो, मैंने शायद लेक्चर में बताया भी है कि 1% के करीब एनर्जी जो है शिफ्ट होती है, बाकी 99% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। मसलन जो प्लांट, अगर मैं प्लांट खा रहा हूँ या मैं गोश्त खा रहा हूँ, तो उस गोश्त में ज्यादातर एनर्जी जो मेरी बॉडी बनाती है वो तो हीट की फॉर्म में लॉस कर देती है। हीट की फॉर्म में क्या करती है? लॉस कर देती है। तो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या हो जाता है बेटा? लॉस हो जाता है। तो इसीलिए ट्रांसफर में जो ट्रोफिक लेवल्स आते हैं वो कम हो जाते हैं। दोबारा समझो कि जब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल पर, तो ये बात क्लास में भी जिक्र हुई है कि एनर्जी मैक्सिमम क्वांटिटी में लॉस हो जाती है, शिफ्ट थोड़ी होती है। जब थोड़ी एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो ट्रॉफिक लेवल्स कम बनेंगे। यस और नो? जब थोड़ी ही एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो ट्रॉफिक लेवल्स कम बनेंगे। तो यही रीजन होता है मेरे बच्चे। 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन है। आप क्या कहते हैं? एज मैक्सिमम एनर्जी, ये रटा रटा है आंसर है, इसको याद रखें, बहुत आता है ये। एज मैक्सिमम एनर्जी इज लॉस्ट, एज मैक्सिमम एनर्जी इज लॉस्ट between each trophic level due to radiation or respiration, etc. Therefore, energy which is transferred is insufficient, and that is why shown in less trophic levels. Clear? आगे चल। State two advantages of using pyramid of energy rather than pyramid of biomass to represent a food chain. ठीक है जी। कह रहा है भाई पिरामिड ऑफ एनर्जी की फॉर्म में जो हम शो करते हैं, इसका एडवांटेज, दो एडवांटेज बता दें कंपेयर टू पिरामिड ऑफ बायोमास टू रिप्रेजेंट अ फूड चेन। एक फूड चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बायोमास की जगह अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी यूज करें, क्या यानी ये बताएं कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई है, तो फिर उसका क्या एडवांटेज होगा, उसका क्या एडवांटेज होगा। तो आए समझे, अगर एक फूड चेन है, मैं ऐसा समझाता हूँ, एक फूड चेन है, लेट से उस फूड चेन में प्लांट है, प्लांट पे फीड किया लेट से रैबिट ने, और रैबिट पे फीड किया लेट से, अल्लाह आपका भला करे, रैबिट पे फीड किया लेट से रैबिट पे फीड किया फॉक्स ने, और फॉक्स पे फीड कर लिया लेट से लाइन ने, है जी, लेट से। ठीक है जी, ये एक फूड चेन है, अज्यूम करें। अब अगर मैं इसे बायोमास के नंबर तरीके से बताऊं, यानी ड्राई मास को रिप्रेजेंट करूं, तो बहुत सारी चीजें इनएक्यूरेसी पैदा करती हैं कि प्लांट का नंबर कितना था, रैबिट का नंबर कितना था, फॉक्स का नंबर कितना था, कौन सा फॉक्स किस साइज का था, कौन सा रैबिट किस साइज का था, कौन सा रैबिट किस वैरायटी का था, कौन सा लाइन था, कितने लाइंस थे। भाई बायोमास में तो सारी चीजें आ जाएंगी ना, ये सुनो। बायोमास जब आप लोगे तो आप देखोगे कि इस फूड चेन में 10 लाइन इन्वॉल्व हुए थे कि एक लाइन इन्वॉल्व हुआ था, 100 रैबिट इन्वॉल्व हुए थे या एक ही रैबिट इन्वॉल्व हुआ था। तो खुलासा ये कि जब आप बायोमास में जाते हो, इंडिविजुअल मासेस के हिसाब से बात करते हो, तो आपकी जो फूड चेन है, जो ट्रांसफर है, उसको समझाना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इनएक्यूरेट हो जाता है, लेस एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन अगर उसकी जगह मैं पिरामिड ऑफ एनर्जी यूज करूं, तो क्या मुझे ये सब बताने की जरूरत पड़ेगी? मैं कहूं भाई 10% एनर्जी यहाँ शिफ्ट हुई। अब जब मैं 10% एनर्जी यहाँ कह दूंगा, तो इट डज नॉट मैटर कि कितने प्लांट थे, कौन से प्लांट थे, बड़ा प्लांट कौन सा था, छोटा प्लांट कौन सा था, डज विल दैट मैटर दिस टाइम नाउ? जब मैं एनर्जी के वैल्यू में बताऊंगा, तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी, और विल दैट इवन मैटर के ऐसा बताऊं मैं कि क्या है क्या नहीं है? बताओ। अगर रैबिट से मैं फॉक्स का एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या मुझे वहां पर नंबर ऑफ फॉक्सेस या वेराइटी ऑफ फॉक्सेस या वेराइटी ऑफ रैबिट्स, साइज ऑफ रैबिट्स, कुछ भी बताने की जरूरत पड़ेगी बेटा? बोलो, कुछ भी बताने की जरूरत पड़ेगी या नहीं?
नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं एनर्जी ट्रांसफर बता रहा हूं तो मुझे ऑलरेडी एक्यूरेट आइडिया मिल रहा है कि भाई जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई थी, लेट से उसका 5% यहाँ गया है, तो इसका मतलब 95% जाया हो गया। इसमें कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी नंबर की, वैरायटी की, साइज की। जबकि अगर बायोमास में लेकर आऊंगा तो साइज ऑफ द ट्री, ठीक है, नंबर ऑफ द ट्री, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्री, वेराइटी ऑफ द ट्री, सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। यस और नो? बोलो बेटा, नेमल, अलीशा, मरियम, महिसा, अरीबा, साकिब, यस और नो? तो दैट इज द रीजन कि बेटा व्हेन वी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ, बोलो बेटा, एनर्जी, तो उससे हमें एक्चुअली जो चीज मालूम करनी थी वो तो यही मालूम करनी थी ना कि एनर्जी ट्रांसफर कितना हो रहा है। तो हम जब एनर्जी के टर्म में पिरामिड ऑफ एनर्जी शो करते हैं तो दैट एक्चुअली शोज द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, मोर एक्यूरेटली। तो ये क्या कहते हैं हम? पहला कि शोज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी more accurate measure in food chain as it eliminates many variables। बहुत सारे वेरिएबल्स को क्या कर देता है बेटा? ये एलिमिनेट कर देता है। अभी मैंने बताया, जैसे आपको साइज बताने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको वैरायटी बताने की जरूरत, बोलो बेटा, नहीं रहेगी। तो ये सारे वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गए, और जिसकी वजह से आप ज्यादा एक्यूरेटली जो है अपनी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आगे चलें। द ओशंस कंटेन फिश स्टॉक दैट कैन बी मैनेज एज अ सस्टेनेबल रिसोर्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल। सस्टेनेबल रिसोर्स किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी का वर्ड है बेटा सस्टेनेबल। बाकी रहने वाला किसे कहते हैं? एक ऐसा रिसोर्स जो अगर आप यूज कर रहे हो तो जिस रफ्तार से आप यूज कर रहे हो उसी रफ्तार से प्रोड्यूस भी हो रहा हो, ताकि वो बाकी रहे, खत्म ना हो जाए। यस और नो? सस्टेनेबल रिसोर्स किसे कहते हैं बेटा? बोलो। सस्टेनेबल रिसोर्स किसे कहते हैं? वो रिसोर्स, वो जैसे फिश स्टॉक की बात की है, तो वो रिसोर्स जो जिस रफ्तार से कंज्यूम हो रहा हो उसी रफ्तार से प्रोड्यूस भी हो रहा हो, ताकि वो खत्म ना हो जाए, ताकि वो कंजर्व हो, ताकि वो बाकी रहे। इसे हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल रिसोर्स। यस और नो? उसको कहते हैं रिसोर्स दैट इज प्रोड्यूस, बोलो बेटा, प्रोड्यूस as rapidly as it is consumed, so that, बोलो बेटा, it does not run out। Good to go? Is this clear, guys and girls? Disha, resource that can be exploited again and again remains available for, बेटा available यहाँ फिश स्टॉक के रेफरेंस में हमने बताना था, तो यस अवेलेबल उसी वक्त रहेगा ना जब प्रोड्यूस भी हो रहा हो। बेटा नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। फिशिंग कैन बी मैनेज, ये मैंने कल के पेपर में भी कराया था। फिशिंग कैन बी मैनेज टू प्रोमोट द कंजर्वेशन ऑफ फिश स्टॉक। एक्सप्लेन वन वे दैट फिशिंग कैन बी मैनेज टू कंजर्व फिश स्टॉक। बेटा अभी कल भी बताया था मैंने, कंजर्वेशन रिपीट कराई थी कि जब कंजर्वेशन कहीं करनी होती है, कल जो सवाल आया था वो ट्रीज की कंजर्वेशन का था, है जी। आज लेकिन मैंने जिक्र किया था, मुझे बताएं अगर फिश स्टॉक को कंजर्व करना है क्या क्या कर सकते हैं? उसकी ओवर फिशिंग पे पाबंदी लगा सकते हैं, यस और नो? सीजनल फिशिंग करेंगे, उनके ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग नहीं करेंगे, यस और नो? रिकॉर्ड रखेंगे नंबर ऑफ फिशेस का, ताकि जो है पता चले कि कितनी फिशेस की, यानी फिश स्टॉक में कितनी फिशेस की जो है वो फिशिंग हो गई है और कितनी मैक्सिमम बाकी है। इसी तरह आप स्मॉलर नेट जो है वो यूज करेंगे, ताकि सॉरी स्मॉलर नेट यूज नहीं करेंगे, ताकि जो है वो छोटी मछलियां उसमें ना फंसे, बड़ी मछलियां फंसे। ठीक है, लार्ज मैच साइज यूज करेंगे ताकि बड़ी मछलियां, जो बड़ी मछलियां वो बड़ी हो गई हैं उनका शिकार करें, लेकिन जो छोटी मछलियां हैं जिनको ग्रो कराना है उनको शिकार ना करें। इसी तरह मेरे बच्चों, क्या कहा था मैंने कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस है, इनको खत्म नहीं करना है। अवेयरनेस कैंपेन, वेरी गुड। तो दो नंबर है, एक्सप्लेन वन वे, आपने वन वे बता के उसका रीजन बता देना है। ठीक है, तो क्या है बेटा बच्चे, कोई एक बता दो, कौन सा लिखें? स्टॉप फिशिंग ट्रॉलर, कोई भी एक रीजन, मैं मल्टीपल लिख देता हूं। हमने ओवर फिशिंग को रोकना है, हमने सीजनल फिशिंग करनी है, सीजनल फिशिंग करनी है, या डू नॉट डू फिशिंग इन ब्रीडिंग सीजन।
ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग बोलो नहीं करनी है। इसी तरह लार्ज मेश साइज यूज करना है ताकि टू अवॉइड कैचिंग यंग फिशेस को कैच नहीं करना आपने। इसी तरह मॉनिटरिंग करनी है, मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा, कि आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो। ब्रीडिंग प्रोग्राम रन कर सकते हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम बेटा फायदा हो रहा है, कुछ याद आ रहा है, ब्रीडिंग प्रोग्राम रन कर सकते हैं। और और बस मेरे ख्याल है काफी इतने। हाँ, अवेयरनेस, एजुकेट एंड क्रिएट अवेयरनेस, ताकि लोग इस बात को समझें कि उनका बेनिफिट क्या है। ठीक है जी, एजुकेट का लिख सकते हैं, जी हाँ लिख दिया है, लिख क्या सकते इवन इफ यू हैव लर्न, जी बेटा इट इज इजी टू राइट डाउन। लेकिन बेटा ये तो हमने क्लास में किया हुआ है ना, इकोलॉजी के सेशन 2 के अंदर ऑलरेडी ये सारी डिस्कशन हुई भी है। फिशिंग कोटा वही बात आ गई ना, ब्रीडिंग सीजन में करें, रिकॉर्ड करें, वो कवर कर रहा है। बेटा आर वी ऑल गुड टू गो, यस और नो? एक पॉइंट लिखकर एक्सप्लेन करना है या 2 पॉइंट लिखने हैं? बेटा एक पॉइंट लिखकर एक्सप्लेनेशन देनी है। ओवर एक्सप्लेनेशन यही तो आ गई कि ओवर फिशिंग क्यों रोकना है, टू अलाउ फिश टू ब्रीड। ठीक है, या सीजनल फिशिंग क्यों करनी है, ताकि फिशेस सही से ब्रीड कर सकें। इसी तरह लार्ज मैच साइज क्यों यूज करना है, एक्सप्लेनेशन तो यही है ना। एक्सप्लेनेशन यही है, एक मेथड है और उसके साथ एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन यही है कि टू अलाउ फिशेस टू ग्रो, टू अलाउ फिशेस टू ब्रीड। ठीक है, ताकि उनका नंबर जो है वो खत्म ना हो जाए। फॉर्मिंग प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अमनाथ। फॉर्मिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, क्लोज एरियाज। ठीक है, और रीजन क्या दोगे, रीजन वही है, टू अलाउ फिशेस टू ग्रो, टू अलाउ फिशेस टू ब्रीड, यस और नो? चलो मेरे बच्चे, ये पेपर मेरे ख्याल है ओ खत्म हो गया जी, पेपर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब आप देखें, हमने स्टार्ट किया था 12:07 पर पेपर स्टार्ट किया था, और 12:07 के बाद अभी हो रहा है 1:45। तो टोटल टाइम जो हमें लगा है वो ऑलमोस्ट लेस देन 1 आवर 30 मिनट्स है। अब आप देखिए 1 आवर 15 मिनट का टाइम था, और हमने 1 आवर 15 मिनट के पेपर को 1 आवर 30 मिनट्स में, लेस देन 30 मिनट में किया। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि हमने कितना कुछ आपके साथ डिस्कस किया है। इतना स्लो स्लो डिस्कस करके 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 करके, ये इतना सारा डिस्कशन के साथ हमें 15 मिनट लगे हैं ज्यादा भाई। अगर आप ये डिस्कशन नहीं कर रहे हो, आप अपने ओन पर रिलाई कर रहे हो, तो मेरे बच्चे फिर तो मसला ही कोई नहीं है। सर ये पास पेपर में बहुत 10 और 7 मार्क के सवाल आते हैं, देखें वो क्या, अभी नहीं 10 वाले अभी नहीं आते, 6 या 7 वाले अभी भी आ जाते। बात समझ आ रही है बेटा, नहीं आ रही? कि इतनी सारी डिस्कशन की है, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन समझाइए, फिर भी हमें 1 आवर 30 है। अच्छा जी, और 1.5 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट हमने पेपर कर लिया है। तो मेरे भाई फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप बड़ी आसानी के साथ इस पेपर को कंप्लीट कर सकेंगे, यस और नो? इज दैट क्लियर सकीना, आमना? बेटा पेपर करने में कुछ समझ आया या नहीं आया? कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? कुछ रिवीजन अच्छा हुआ या नहीं हुआ, यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? कुछ फायदा हो रहा है इस तरह डिस्कशन करने का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों। इंशाल्लाह शाम में मैं इंशाल्लाह मई जून 2024 का पेपर कराऊंगा। शाम में मैं आपको मई जून 2024 का क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन अभी मैं पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। मई जून 2024 का क्वेश्चन पेपर के इंशाल्लाह ताला शाम में करेंगे। ये पेपर अल्लाह की जात से उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है जी। विच वेरिएंट सर? टू टू वेरिएंट, टू टू करेंगे, वेरिएंट टू टू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। डिप्लीशन ऑफ स्टॉक नहीं बेटा, ये कोई रीजन नहीं हुआ, ये तो एक्सप्लेनेशन हुई। एक दिन पहले भाई, एक दिन पहले कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन जो मैंने समराइज नोट शेयर किए थे तो दोबारा शेयर किया था, बस आप उनको और मेरे पूरे साल के लेक्चर नोट्स हैं, इनको जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं करें। एक दिन पहले भी यही काम करने का है और भरपूर नींद लेनी है। ठीक है बेटा, आज का सेशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं, शाम में दोबारा मिलेंगे बेटा। शाम में दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, शाम में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।